नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। तो दोस्तों, अपनी सत्ता को 100 साल तक सुरक्षित रखने और राहुल को घेरने के चक्कर में मोदी खुद बुरे फंस गए हैं। आप जानते हैं कि हर बार की तरह बीजेपी ने इस बार के चुनाव को भी मोदी बनाम राहुल बनाने की कोशिश की, लेकिन इसमें मोदी का ही नुकसान होता दिख रहा है, क्योंकि पहले चरण के मतदान के बाद अब बीजेपी के पिछड़ने के संकेत आ रहे हैं। मतलब मोदी राहुल से पिछड़ रहे हैं और इसका असर आगे के मतदान पर भी पड़ेगा। सत्ता खोने का डर बीजेपी और खासकर पीएम नरेंद्र मोदी को ऐसा सता रहा है कि अब वो अपने डर का एहसास जनता को भी कराने लगे हैं। आज की ही बात है कि मोदी जी मध्य प्रदेश के सतना में चुनावी रैली कर रहे थे और यहां उन्होंने जनता से अगले 100 सालों तक कांग्रेस को सत्ता से बाहर रखने की बात कही। वैसे आप जानते ही हैं कि मोदी जी अब अक्सर बीजेपी के 50 सालों की सत्ता की बात करते हैं, लेकिन जब वो 100 साल कांग्रेस को बाहर रखने की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब यही है कि अब वो अपने लिए 100 सालों की सत्ता की बात कर रहे हैं। भारत में तो किसी भी पार्टी या नेता के लिए 5 साल तक के निर्वाचन की ही व्यवस्था है, लेकिन मोदी जी यहाँ बड़ी चालाकी से अपना एक अधिकार बनाने में लगे हैं। इसे एक तरह से कांग्रेस मुक्त भारत भी कहा जा सकता है, जिसके बारे में वो बार बार कहते रहे हैं पहले। लेकिन बीजेपी के बार बार कहने के बावजूद जनता ने कांग्रेस को हराया नहीं, बल्कि कई राज्यों की सत्ता से युक्त कर दिया है। आपने देखा ही, मुक्त नहीं युक्त कर दिया। तो अब मोदी दूसरे तरीकों को आजमाने में लगे हुए हैं। आज सतना में मध्य प्रदेश की जनता से मोदी ने कहा कि कांग्रेस आई तबाही लाई। इस तरह की जुमलेबाजी से तो यही यकीन होता है कि इस बार बीजेपी के हाथ से सत्ता जाने वाली है। जरा सुन लेते हैं क्या कुछ कह रहे थे सतना में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। मध्य प्रदेश के मेरे प्यारे भाई और बहनों, आपको मेरी एक सीख याद जरूर रखनी है। कभी मत भूलिए, कांग्रेस आई तबाही लाई। जहां जहां कांग्रेस आई वहां वहां तबाही लाई। अगर गलती से भी कांग्रेस आ गई तो फिर तो आपको सरकार से मिलने वाली सारी मदद ये बंद कर देंगे। कांग्रेस आई तो मुफ्त राशन मिलना बंद हो जाएगा। कांग्रेस आई तो मुफ्त इलाज मिलना बंद हो जाएगा। कांग्रेस आई तो किसान सम्मान निधि के पैसे मिलने बंद हो जाएंगे। यहां जो शिवराज जी की सरकार ने लाडली बहना, लाडली लक्ष्मी जैसी योजनाएं चलाई है, ये उनको भी नहीं छोड़ेंगे। इसलिए आपको अपना एक एक वोट को कमल के फूल पर डालकर कांग्रेस के घोटालेबाजों को रोकना है। आप मेरी एक बार और आखिर याद रखिएगा, यहां एमपी में कांग्रेस ने आपके सामने 2 ऐसे नेता खड़े किए हैं जो कई दशकों से मध्य प्रदेश कांग्रेस को चलाते हैं। अब आज क्या काम कर रहे हैं? दोनों कपड़ा फाड़ नेता बन गए हैं। एक दूसरे के कपड़े फाड़ रहे हैं और दूसरे को कहते, अपने समर्थकों को कहते तू उसके कपड़े फाड़, वो अपने चेलों को कहता तुम उसके कपड़े फाड़। यही नेता एमपी को 10 तक अभाव में रखने वाले एमपी को वंचित रखने के लिए जिम्मेदार है। यह आपके बेहतर तो सुन रहे थे आप नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, और ये सतना में भाषण दे रहे थे, मध्य प्रदेश में भाषण दे रहे थे। आपको शायद याद होगा, थोड़ा पीछे चलिए, कर्नाटक में भी बीजेपी और मोदी इसी तरह कांग्रेस के शासन का डर दिखाया करते थे कि कांग्रेस आई तो क्या कुछ होगा। लेकिन जनता ने बीजेपी के डर से ज्यादा कांग्रेस की गारंटियों को तवज्जो दी और वहां पर आपने देख लिया कि रिजल्ट क्या आया। इसलिए जब राहुल या प्रियंका या खड़गे जातिगत जनगणना, बेरोजगारों को रोजगार, सस्ता सिलेंडर, महिलाओं के लिए मुफ्त बस यात्रा, किसानों की कर्ज माफी, इन तमाम वादों को सामने रखते हैं, करते हैं, तो जनता अपने बेहतर भविष्य के लिए उनका यकीन करने लगती है। हिमाचल प्रदेश में किया, कर्नाटक में किया और इससे पहले राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में भी किया था। और अब फिर से वही आसार बन रहे हैं कि कांग्रेस वापसी कर सकती है। आज जब मोदी सतना में कांग्रेस को घेर रहे थे तो उसके पास ही रीवा में प्रियंका गांधी ने भी लोगों को बता दिया कि जब मोदी जी के लिए 8,000 करोड़ रुपए का हवाई जहाज खरीदा जाता है, 8,000 के एक नहीं बल्कि 2 यानी कि 16,000 करोड़ रुपए खरीदा जाता है, तो जान लीजिए कि वह आपका पैसा है। जरा सुन लेते हैं रीवा में प्रियंका गांधी, सीधा हमला नरेंद्र। जब आप अखबार में पढ़ते हैं
कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के लिए सरकार ने 2 हवाई जहाज खरीदे 16,000 करोड़ के। 2 हवाई जहाज 16,000 करोड़ रुपए के। तो जान लो बहनों और भाइयों, ये आपके पैसे हैं। ये वो पैसे हैं जिनसे किसानों का कर्ज माफ होना चाहिए था। ये वो पैसे हैं जो पुरानी पेंशन की स्कीम में जाने थे। ये वो पैसे हैं जिनसे आपके लिए पाठशालाएं बननी थी, आपके लिए नए उद्योग बनने थे। जब आप पढ़ते हैं कि पुराने संसद भवन की सुंदरीकरण के लिए 20,000 करोड़ रुपए प्रधानमंत्री जी ने खर्च करवाए हैं और अब हमारे पास एक बहुत बड़ा अच्छा नया संसद भवन है। वाह वाह, बहुत खुश हैं हम। अच्छा है, देश के लिए आपने अच्छा संसद भवन बना लिया, लेकिन क्या जरूरत थी इतने सारे पैसे खर्चने के लिए, जब उस समय पता क्या था? कोविड था, कोरोना था। पब्लिक तरस रही है ऑक्सीजन के लिए, पब्लिक सड़क पे भटक रही है कि कोई हमें मदद कर ले, हमें दवाई खिलवा ले, हमें ऑक्सीजन दे दे, सैनिटाइजर मिल जाए। और आप क्या घोषणा कर रहे हैं कि आप पुराने संसद भवन के सुंदरीकरण के लिए 20,000 करोड़ रुपए खर्चेंगे। 20,000 रुपए अगर आप खर्च रहे थे तो उस समय स्वास्थ्य की सुविधाओं के लिए क्यों नहीं खर्चे? थोड़े दिनों बाद वहां काम शुरू हो गया दिल्ली में, पुरानी इमारतें तोड़ फोड़ दी, नई वाली बन रही थी, सड़कें बड़ी हो रही थी, खूब हम देख रहे थे, धूल उड़ रही थी। कुछ महीनों बाद किसानों ने आंदोलन शुरू किया। किसानों ने आंदोलन इसलिए शुरू किया क्योंकि 3 काले कानून ला रहे थे ये, जिससे किसानों की कमर टूट जाती। किसान समझ गया ये बात, आंदोलन किया, सैकड़ों किसान शहीद हुए, सड़क पर निकले, बैठे रहे महीनों के लिए। आप सब जानते होंगे, आपने पढ़ा होगा अखबारों में, महीनों के लिए बैठे रहे। सर्दी थी, बैठे रहे, पानी नहीं था, बैठे रहे, शहीद हुए। प्रधानमंत्री जी अपने आवास से नहीं निकले उनसे बात करने के लिए। उस समय मैं यूपी में काम करती थी, किसानों का गन्ने का बकाया 15,000 करोड़ रुपए था। 15,000 करोड़ रुपए का बकाया, 20,000 करोड़ रुपए का सुंदरीकरण, और सरकार कह रही थी हमें इस बकाये के पास, हमारे पास पैसे नहीं है इस बकाये को देने के लिए। समझ रहे हैं आप? तो सुन रहे थे आप प्रियंका गांधी को यहां सीधा हमला करते हुए, बोलते हुए प्रियंका गांधी नरेंद्र मोदी पर और मोदी सरकार पर कैसे काम करती है मोदी सरकार। 20,000 करोड़ रुपए नए संसद भवन के लिए और दूसरी तरफ 16,000 करोड़ रुपए के दो हवाई जहाज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए। ये तमाम बातें यहां कहकर प्रियंका गांधी बता रही हैं कि कैसे जनता के पैसे को सरकार जो है वो अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करती है। वैसे प्रियंका आजकल बीजेपी और मोदी पर ऐसे तंज कसती हैं कि बीजेपी के पास कहने के लिए कुछ रह ही नहीं जाता है। कुछ दिनों पहले आपने याद होगा दोस्तों कि प्रियंका ने मोदी जी पर पैथ लैब वाला तंज कसा था, और उसके बाद कल और आज प्रियंका ने कहा कि मोदी कहते हैं कि कांग्रेस ने 70 सालों में कुछ नहीं किया। आपकी एंटायर पॉलिटिकल साइंस वाली डिग्री जिस कंप्यूटर पर प्रिंट हुई है वो कांग्रेस की ही देन है मोदी जी। ये बात प्रियंका गांधी आपने सुना, कल हमने सुनाया था। एंटायर पॉलिटिकल साइंस की जो आपने डिग्री ली है वो डिग्री हमारे पिताजी जब कंप्यूटर लेके आए, यानी राजीव गांधी जी जब कंप्यूटर लेके आए थे, उसी पर प्रिंट हुई है, ये कह रही थी प्रियंका गांधी। लेकिन उससे पहले उन्होंने मोदी जी पर तंज कसते हुए कहा कि जो आप कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी का खून खराब है, क्या आपने पैथ लैब खोल रखा है? आइए जरा पैथ लैब वाले इस बयान को सुन लेते हैं, रिकॉल करते हैं। आप लोगों में से बहुत लोगों ने सुना होगा, परसों की बात है। सुनते हैं जरा यहाँ क्यों जरूरी है और क्यों हम लिख रहे हैं कि एक बार फिर फंस गए हैं पीएम मोदी। इस पर भी चर्चा करेंगे आगे जैसे जैसे बढ़ेंगे। सुनिए जरा। कि मोदी जी कह रहे हैं कि कांग्रेस के कुछ नेता हैं जो आज भी इंदिरा गांधी के नाम पे वोट मांग रहे हैं। तो मैंने सोचा अरे ये तो मोदी जी मेरी बात कर रहे हैं, मुझसे नाराज हो गए। और मैं सोच रही थी कि मोदी जी आप तो 24 घंटे हर भाषण में पंडित नेहरू का नाम लेते हैं, हर भाषण में पंडित नेहरू का नाम लेते हैं। 1-2 बार मैंने भी सोचा कि मैं इंदिरा जी का नाम ले लूं, तो इसमें कौन सी बुराई हो गई।
आगे आगे सुना मैंने भाषण उनका, आगे कहने लगे कि इन कांग्रेसियों का खून खराब है। तो मैंने सोचा कि भाई ये मोदी जी ने पैथ लैब्स कब से खोल दी कि खून का टेस्टिंग कर रहे हैं। अगली बार बुखार चढ़ेगा तो मैं मोदी जी के पास भेज देती हूं। लेकिन मन में देखिए मजाक एक तरफ है, मन में ये बात आई कि आप प्रधानमंत्री हैं। आप तो सुन रहे थे आप प्रियंका गांधी को पैथ लैब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खोल रखी है, इसलिए उनको पता है कि किसका खून अच्छा है किसका खून खराब है। प्रियंका ने इधर रीवा में मोदी को घेरा तो उधर अशोकनगर में राहुल गांधी ने आज फिर जातिगत जनगणना की बात की और इसके साथ ही मोदी जी को गरीब जाति वाले बयान पर भी घेरा। इसके अलावा मोदी के वादों और खुद के वादों यानी कांग्रेस के वादों की बात भी की। उन्होंने कहा कि जातिगत जनगणना होगी होगी होगी। जरा सुनिए राहुल गांधी को। कांग्रेस पार्टी यहां जीतने जा रही है। मैं यहां आपसे आता हूं, वायदे करता हूं, मैं वायदे पूरे करता हूं। पिछली बार मैंने आपसे कहा था, मैं आपको झूठ नहीं बोलता हूं, पिछली बार मैंने आपसे कहा था देखिए किसानों का कर्जा माफ हो जाएगा। कर्जा माफ हमने पहली कैबिनेट मीटिंग में कर दिया। 15 लाख रुपए का वायदा नरेंद्र मोदी जी ने आपसे किया, हर बैंक अकाउंट में 15 लाख रुपए आएगा। हो गया पूरा क्या? उन्होंने कहा था नोटबंदी से काला धन मिट जाएगा, मिट गया क्या? तो मैं आपसे जो कहता हूं कर डालता हूं। और मैंने यात्रा में मन बना लिया है। 4000 किलोमीटर चला हूं, हिंदुस्तान की सच्चाई मैंने देखी है। मैंने मन बना लिया है कि कुछ भी हो जाए हिंदुस्तान में और मध्य प्रदेश में जाति जनगणना होगा होगा होगा। और ओबीसी को, दलित को और आदिवासी को जो अधिकार मिलना चाहिए, जो भागीदारी उनकी होनी चाहिए, वो होगी 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 कह रहे हैं यहां राहुल गांधी। तो कांग्रेस की और खासकर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की जबरदस्त घेराबंदी में अब मोदी बुरी तरह फंसे नजर आ रहे हैं। क्या इसमें हिंदुत्व का दांव उनकी मदद कर पाएगा? जब मोदी जी का आप भाषण सुन रहे थे तो उन्होंने जो गमछा कंधे पर डाल रखा है, जरा मोदी जी को दिखा दीजिए। कई साथी हमारे कहते हैं कि मोदी जी को मत दिखाया कीजिए, लेकिन जरूरत है यहां देखने की। देखिए जो भाषण दे रहे हैं, जो गमछा डाले हुए हैं, उस पर क्या लिखा हुआ है? जय श्री राम। क्या हिंदुत्व का तड़का लगाने की कोशिश है मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के इस चुनाव में, या कुछ और है? आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन राम और अयोध्या बहुत याद आएंगे आने वाले समय में, बहुत। चलिए खैर, सवाल यही है कि क्या इसमें हिंदुत्व का दांव उनकी मदद कर पाएगा? मोदी जी की मदद या बीजेपी की मदद, या फिर सत्ता के खेल में फेल हो जाएंगे मोदी? सबसे बड़ा सवाल है। सवाल यह है कि क्या एक बार फिर फंस गए हैं पीएम नरेंद्र मोदी? बीजेपी सोचती रहती थी, कहती रहती थी, और बीजेपी के कई बड़े नेता हम लोगों से भी चर्चा करते थे तो कहते थे कि हम तो चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी जी के सामने राहुल गांधी बस खड़े हो जाएं, मैच हमारे हाथ में आ जाता है, यानी चुनाव हमारे हाथ में आ जाता है। क्या इस बार भी ऐसा ही हो रहा है? बड़ा सवाल है। आइए इस सवाल से पर्दा उठाने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ कुछ वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं, उन सबसे आपका परिचय करवाता हूं और आगे बढ़ते हैं। जरा स्क्रीन पर ले आइए हमारे तमाम साथियों को। देखिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं प्रेम कुमार जी जुड़े हुए हैं, डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी जी जुड़े हुए हैं, प्रशांत टंडन जी जुड़े हुए हैं, प्रोफेसर अखिल स्वामी जी जुड़े हुए हैं हमारे साथ जुड़े हुए हैं डॉक्टर दीपक पाचपोर जी और अमलेंदु उपाध्याय जी। आप सभी का स्वागत करता हूं, इस्तकबाल करता हूं। और स्वागत इस्तकबाल आप तमाम दोस्त साथी शुभचिंतक आप सबका जो अब तक जुड़ चुके हैं और जुड़ने वाले हैं जो इस कार्यक्रम में, आप सबका करता हूं। और सीधे आगे बढ़ेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले आज डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी जी आपके पास आना चाहता हूं। आज गहमा गहमी छत्तीसगढ़ से थोड़ा इधर देख रहा हूं कि मध्य प्रदेश में ज्यादा है, और नरेंद्र मोदी, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी सब आज मध्य प्रदेश में, और मध्य प्रदेश में 100 साल मांग रहे हैं नरेंद्र मोदी। क्या लगता है आपको ये संभव है डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी जी? क्या कुछ आप देख रहे हैं? प्रियंका गांधी के भाषण को भी आप सुन रहे थे और राहुल गांधी भी जो बात कह रहे हैं उसको भी आप सुन रहे हैं, और साथ साथ वो कह रहे हैं कि जब भारत जोड़ो यात्रा में मैं था उसी समय मैंने मन बना लिया था कि क्या कुछ करना है, क्या कुछ आगे बढ़ना, कैसे आगे बढ़ना है। क्या कुछ अब वहां की जनता कह रही है? क्योंकि जो पब्लिक है वही तो बनाएगी सरकार। नेता तो वोट मांगने जाते हैं, हाथ फैलाते हैं, झोली
में भर दो कुछ। जी राजीव जी, मध्य प्रदेश में बीजेपी को जब अपने नैया डोलती हुई लगी तो नरेंद्र मोदी बार बार मध्य प्रदेश के दौरे कर रहे। एक हफ्ते में 3 बार देश के प्रधानमंत्री, इतनी बार देश के प्रधानमंत्री कभी मध्य प्रदेश में नहीं आए। दरअसल चुनाव में जो पेच फंसे हैं, एक तो लोगों में विरोध है बीजेपी को लेकर, एंटी इनकम्बेंसी जिसे कहा जाता है वो है। दूसरी बात है कि सरकार के झूठे वादे हैं। एक दिन में जब 14,000 शिलान्यास और उद्घाटन होंगे तो कितने सच होंगे, ये फंसी हुई है फांस। तीसरी बात यह है कि लोग बीजेपी के नारों से काफी कुछ समझ चुके हैं और चुनाव में आकर 5 साल मांगने की परंपरा तो हमने बरसों से देखी है, लेकिन 100 साल ये मोदी जी कर सकते हैं कि 100 साल में भारत वहां होगा, 100 साल हमें दे दीजिए, 1000 साल में भारत वहां होगा, 2047 में हम यहां पहुंच जाएंगे। ये सब बातें क्यों हो रही हैं? दरअसल पिछले जो भी सर्वे हुए विभिन्न विधानसभा चुनाव के, उन सर्वे में बीजेपी पीछे जाते हुए लग रही है। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लगता है कि किसी भी तरह बीजेपी को बचाने की कोशिश की जाए, इसीलिए बीजेपी फायर फाइटिंग मोड में आ चुकी है। पूरे मध्य प्रदेश में फायर फाइटिंग चल रही है। जिन उमा भारती को बीजेपी ने कोई तवज्जो नहीं दी थी, जो उमा भारती नाराज होकर जा रही थी हिमालय, वो वापस आ गई हैं, वो प्रचार के लिए तैयार हो गई हैं। केंद्रीय मंत्री मध्य प्रदेश में डेरा डाले हैं, प्रधानमंत्री डेरा डाले हुए हैं और सारी बातें वो हो रही कि जो बातें मोदी जी ने कही थी वो कितनी पूरी हुई लोगों को याद है। जो बड़े बड़े दिग्गज फंसे हैं चुनाव में, उन सब ये सब कहीं ना कहीं पानी मांग रहे हैं। मैं पिछले दिनों कई इलाकों में घूमने के लिए गया था, मैंने देखा कि चुनाव का माहौल क्या है। तो प्रहलाद पटेल जैसे नेता के बारे में जो हमने नरसिंहपुर में लोगों से बात की तो लोगों ने कहा वो बहुत बड़े नेता है, वो हमारा क्या कर लेंगे, वो बड़े नेता है तो दिल्ली में रहें, यहाँ क्यों आते हैं, हमारे इलाके में क्यों आते हैं। और जब हमारे स्थानीय उम्मीदवार ने बहुत काम किया है, जो कांग्रेस के उम्मीदवार हैं, हारने के बाद भी 5 साल तक वो हमसे मिलते रहे, तो हम उन्हें क्यों भुला दें। ये सारी बातें बीजेपी को परेशान कर रही हैं। तीसरी बात बीजेपी को परेशान करने वाली ये है कि चुनाव में उनके जितने बागी उम्मीदवार खड़े हुए हैं, वो बागी उम्मीदवार उनका खेल बिगाड़ रहे हैं, इसलिए भी बीजेपी परेशान है। बीजेपी ने एक और दांव खेला है, क्षमा करें, ये दांव ये है कि जो कोई भी कांग्रेस का बागी खड़ा होता है तो वो कहते हैं कि हम उसकी हर तरीके से मदद करेंगे, पैसे से, संसाधनों से मदद करने के लिए तैयार है। इस तरह के इशारे मोदी और शाह ने कर दिए हैं। यानी अगर आप कांग्रेस के बागी हैं तो बीजेपी उन्हें पूरा समर्थन दे रही है, किसी भी तरह कांग्रेस के वोट बटे। लेकिन यही दांव बीजेपी को महंगा पड़ रहा है, क्योंकि बीजेपी के बागी इतने नाराज है और जनता भी उनसे नाराज है, इसलिए बीजेपी को लगता है कैसे भी करके बचाया जाए। बीजेपी ने पूरी मशीनरी झोंक दी है और लगा कि कैसे भी चुनाव में 1 हफ्ता बचा है, प्रचार कर सकते हैं 1 हफ्ते, तो 1 हफ्ते में बीजेपी पूरी तैयारी कर रही है कि किसी भी तरह इस फांस से बच जाए, जहां वो फंसी हुई है वहां से निकल जाए और किसी भी तरह मध्य प्रदेश में सरकार बना ले। क्योंकि मुद्दा विधानसभा सरकार का नहीं है। मध्य प्रदेश, राजस्थान या छत्तीसगढ़ में, तेलंगाना, मिजोरम में बीजेपी को दिख रहा है 2024, वो सारी की सारी मुसीबत बीजेपी को 2024 के लिए नजर आ रही है। राजीव जी बिल्कुल 2024 और 2023 में क्या कुछ चल रहा है इसकी बात रख रहे थे यहाँ डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी जी। बहुत शानदार विश्लेषण। और क्या कुछ चल रहा है, बीजेपी जो है वो कांग्रेस के बागियों को अपना सहयोगी या सहभागी क्यों बनाना चाहती है या क्यों बना रही है, इस पर भी विश्लेषण आपने भी सुना ही। सीधा आना चाहता हूं प्रोफेसर अखिल स्वामी जी आपके पास। स्वामी जी, अभी आप प्रियंका गांधी और नरेंद्र मोदी जी और राहुल गांधी के अलग अलग बयानों को सुन रहे थे जब शुरुआत में कर रहा था उस समय, क्या कुछ कहेंगे इस पे? और ये भी क्या मोदी जी के सामने प्रियंका या राहुल आ जाएं तो ये तो बहुत बच्चे हैं ऐसा माना जा रहा था, लेकिन ये चुनाव क्या उससे बाहर निकल चुका है? और क्या यहाँ जैसे कह रहे हैं डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी जी कि सप्ताह भर में 3री बार पहुंच चुके हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अभी पता नहीं अगले 7 दिनों में, क्योंकि अगले 7 दिनों में आज बृहस्पतिवार है, थर्सडे है और अगले फ्राइडे को, नेक्स्ट फ्राइडे को इलेक्शन है, छत्तीसगढ़ का फाइनल और फाइनल होगा मध्य प्रदेश का। मात्र 7 दिनों का समय और इसमें दीपावली भी है और भाई दूज भी है।
समय बहुत कम है, मोदी जी इसीलिए भाग रहे हैं शायद। लेकिन मोदी जी के भागने और राहुल और प्रियंका के चट्टान की तरह खड़े होने में क्या फर्क दिखाई दे रहा है आपको? राजीव जी, प्रियंका जी ने जो बात कही उसकी एक चीज मुझे समझ में नहीं आई, वास्तविकता में समझ में नहीं आई। तो आपके पैनल में जो बुद्धिजन बैठे हैं और आपके श्रोता दर्शक हैं, मेरा मार्गदर्शन करें, क्योंकि आईटी के बारे में मुझे बहुत ज्यादा ज्ञान नहीं है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है, मैं और मोदी जी करीब करीब हम उम्र हैं। मेरा सन 52 का जन्म है, मेरे ख्याल से सन 51 का उनका जन्म है। मैंने सन 1973 में इंजीनियरिंग की है। मेरी डिग्री हस्तलिखित है, हाथ से लिखे नंबर उसमें मार्कशीट में हाथ से लिखे हुए हैं। मैंने एमबीए जो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से किया वो भी हाथ से लिखा हुआ है। तो क्या उस समय जब मोदी जी ने एंटायर पॉलिटिकल साइंस में एमए किया, उस समय वो फॉन्ट इजाद हो गया था जिसमें वो डिग्री दिखाई गई? तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद प्रियंका जी ने एक कटाक्ष किया है कि एंटायर पॉलिटिकल साइंस की डिग्री जो पूरे विश्व में केवल एक व्यक्ति के पास है। और देखिए, यह भारतीय लोकतंत्र की एक बहुत बड़ी खूबसूरती है या बदसूरती है, मुझे नहीं पता। लेकिन अगर कोई आदमी यह कहता है कि मैंने पीएचडी की है, मेरे पास 40 साल का अध्यापन का अनुभव है या प्रशासनिक अनुभव है, तो शायद लोकतंत्र में वो एक एडिशनल क्वालिफिकेशन हो सकती है। लेकिन अगर कोई आदमी कहे कि मैंने चाय बेची है और इस गर्व से बताए जैसे कि उसने पीएचडी की हो, या इकोनॉमिक्स में उसकी महारत हो, या सोशल साइंस में उसकी महारत हो, या मैनेजमेंट या इंजीनियरिंग में या डॉक्टरी में या वकालत में किसी भी चीज में महारत हो, लेकिन ये कैसी महारत है? क्योंकि देखिए, जो रोल होता है, जो एक्सपेक्टेड रोल होता है और जो क्वालिफिकेशन होती है, उनके बीच में एक मैच होना चाहिए। मैं क्योंकि एमबीए हूं तो मैं वो नौकरी कर सकता हूं जो एमबीए की आवश्यकता है। मैं वो नौकरी नहीं कर सकता जहां पे केमिस्ट्री या फिजिक्स की एक्सपर्टाइज की आवश्यकता है। तो जो आपकी क्वालिफिकेशन है, जो आपके पास एक्सपीरियंस है और जो अहर्ताएं हैं, जो आवश्यकता है नौकरी की, क्या उसके बीच में कोई संबंध है? एक चीज, मध्य प्रदेश के अंदर आपके गुणीजन बैठे हैं जो मध्य प्रदेश से आते हैं, वो कृपा करके ये बताएं, मुरैना के अंदर एक कांड हुआ है 3-4 दिन के पहले। इसका प्रभाव, राजनीतिक प्रभाव क्या पड़ेगा? वहां पे वहां के तोमर लोगों ने एक गुर्जर की हत्या कर दी। गुर्जर समाज में, मध्य प्रदेश के गुर्जर, आप जानते हैं कि वो जो इलाका है वहां गुर्जर जो है बहुतायत में है, तोमर भी बहुतायत में है। तो गुर्जर समाज तो आक्रोशित हो गया था क्योंकि ये गुर्जर युवा की हत्या की गई। उसके बाद सरकार ने जो तोमर थे, 3-4 तोमरों के घर को बुलडोजर से तोड़ दिया। तोमर भी नाराज हो गए। तो ये देखिए, ये अगर हत्या हुई होती, किसी मुसलमान द्वारा हुई होती, तो अभी तक एक बहुत बड़ा कांड बन गया होता। लेकिन देखिए, ये चीजें जब आपका समय बुरा चलता है, हर तरफ से आक्रमण होता है। किरोड़ी लाल मीणा ने हाथ जोड़कर, जो उनकी प्रतिद्वंदी हैं, जो पहले बीजेपी की कैंडिडेट थी, आशा मीणा से हाथ जोड़ के माफी मांगते हुए कहा कि अगर आप बैठ जाएं, मैं आपसे माफी मांगता हूं, आप बैठ जाएं, मुझे चुनाव लड़ने दें, जीतने दें। आशा मीणा ने किरोड़ी लाल मीणा को, जिनका बहुत प्रभाव है राजस्थान के अंदर, मीणा समाज के अंदर, उन्होंने इनकार कर दिया। उन्होंने कहा नहीं, मैं चुनाव लड़ूंगी, अब आप माफी मांगने से कोई फायदा नहीं। तो ये स्थिति है आज बीजेपी की। और देखिए, चारों तरफ से जिस प्रकार की सूचनाएं मिल रही हैं, मोदी जी जिस प्रकार की वेशभूषा करके वहां पे नृत्य कर रहे हैं और समाज को, और देखिए, जय श्री राम का पट्टा पहनना जो राहुल गांधी कहते हैं, देखिए हम कहते हैं सियावर रामचंद्र की जय। हम सियावर रामचंद्र की जय कहते हैं, हम जय सिया राम कहते हैं, हम राम राम कहते हैं। लेकिन ये जो एक नारा है जिससे आप नारी का अपमान करते हैं और नारी को पुरुष से हीन समझते हैं, उसका नाम उसके साथ नहीं लेते, ये सनातन धर्म की परंपरा नहीं है। हम तो पार्वती सती का नाम लेते हैं, पार्वती का नाम लेते हैं, हम राधा कृष्ण का नाम लेते हैं। बिना नारी के हम पुरुष को अपूर्ण मानते हैं। हम ये मानते हैं कि जो शक्ति के बिना जो शिव हैं वो भी शव समान हैं। तो ऐसे समय में सनातन धर्म का अपमान करना और नारी को इस प्रकार से नजरअंदाज करना और अपने पट्टे पे लिखना, मुझे लगता है सनातन विरोधी है। मुझे ऐसा लगता है एक बयार बह रही है। और अगर मोदी जी को राहुल गांधी या प्रियंका गांधी के सामने खड़े करने का बीजेपी प्रयास करेगी, इससे बीजेपी को बहुत ज्यादा नुकसान होगा। अगर लोकल लीडरशिप को उभारती, शायद उसको कुछ फायदा होता, लेकिन हर जगह अगर दूल्हा एक ही आदमी होगा तो मेरे ख्याल से बीजेपी को उससे नुकसान होगा। जी।
हर जगह दूल्हा अगर एक ही आदमी होगा तो बीजेपी को नुकसान होगा, लेकिन आप याद कीजिए कि कर्नाटक चुनाव के बाद इनका ही जो एक अलग संगठन, पितृ संगठन कह सकते हैं, आरएसएस ने कहा था कि दूल्हे को बदल डालो। लेकिन क्या आखिर क्यों बीजेपी दूल्हे को नहीं बदल रही है, जो आप कह रहे हैं प्रोफेसर अखिल स्वामी जी? बड़ा सवाल है ये। इस सवाल पे गंभीरता से सोचना चाहिए उन लोगों को जो एक ही दूल्हे से कई जगह शादी करवाते हैं। खैर, आना चाहता हूं प्रेम कुमार जी आपके पास, आपसे जरा समझूं कि आखिर क्या कुछ चल रहा है यहां, जो मध्य प्रदेश की गहमा गहमी है। लेकिन उससे इतर जो हम लिख भी रहे हैं कि एक बार फिर फंस गए हैं पीएम नरेंद्र मोदी, पीएम मोदी। क्या आपको भी लगता है कि सचमुच इन 5 राज्यों के चुनाव में, एक राज्य में तो मोदी जी गए ही नहीं, तो चलिए उनके नाम पर वो चुनाव हटा देते हैं कि नहीं, काट दिए बिल्कुल, लेकिन अगले जो 4 राज्यों का चुनाव, जिसमें से एक राज्य और उसका आगाज हो चुका है छत्तीसगढ़ में, छत्तीसगढ़ हो चाहे राजस्थान हो चाहे मध्य प्रदेश, आज गरज रहे थे, अभी थोड़ी देर पहले राजस्थान पहुंच चुके थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिसका जिक्र कर रहे थे प्रोफेसर अखिल स्वामी जी। और उसके अलावा तेलंगाना, उसमें भी कल थे प्रधानमंत्री जी। लगातार खूब हम लोग 20-22 दिन तक इंतजार करते रहे, मोदी जी क्यों नहीं जा रहे हैं चुनाव प्रचार में, क्यों नहीं जा रहे हैं। अब पता चला कि वो तो थोड़ा सा आराम फरमा रहे थे कि ताकि जोश के साथ एक दिन में 6-6 सभाएं करें। आपको क्या लगता है कि फंस गए हैं मोदी जी? क्या मोदी जी के नाम पर बीजेपी चुनाव लड़के, इन 5 राज्यों के चुनाव लड़के 2024 के लिए खुद के लिए एक मुसीबत या कहें तो कठिन रास्ता, मुश्किल रास्ता तैयार कर रही है? राजीव जी, बीते हफ्ते 10 दिन तक अगर नरेंद्र मोदी जी ने चुनाव प्रचार में अपने आप को मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान इन इलाकों में नहीं झोंका, तो ये अनायास नहीं था कि उनको एनर्जी चाहिए थी। और इस एनर्जी में प्रेम कुमार जी 22 दिन तक, हफ्ते 10 दिन नहीं, 22 दिन तक नहीं गए। 9 तारीख को चुनाव की घोषणा होती है, 9 अक्टूबर को, और 2 नवंबर को पहली दफा वो छत्तीसगढ़ के कांकेर में पहली चुनावी रैली करते हैं। तो गिन लीजिए, 31 का महीना था, यानी कि उधर 20 दिन और इधर 2 दिन, 22 दिन। 22 दिन जी। मैं यहाँ 22 दिन में उन दिन जहाँ इशारा कर रहा हूँ, जो बात बोलना चाह रहा हूँ वो ये कि जहाँ जहाँ संकट या दिक्कत होती है तो नरेंद्र मोदी जी अपने आप को पीछे कर लेते हैं। सल्यूशन देना वो नहीं है, वो सपने दिखाते हैं जिसके लिए कोई जिम्मेदारी नहीं होती। नहीं, मणिपुर में जरूरत थी तो उन्होंने कभी वो नहीं, अपना चेहरा नहीं दिखाया। मिजोरम में भारतीय जनता पार्टी को तो जरूरत है मोदी जी की, भाई भारतीय जनता पार्टी चुनाव तो लड़ रही है मिजोरम, लेकिन वहां दिक्कत थी तो वहां से भाग निकले, नहीं गए। अब इन इलाकों में जो अभी चुनाव प्रचार चल रहा है, यहाँ जो असंतोष पैदा हुआ, उन्होंने जो शैली अपनाई केंद्रीय मंत्रियों को भेजने की, सांसदों को चुनाव लड़ाने की, जो बड़े व्यापक पैमाने पर असंतोष उभरा, कार्यकर्ता से लेकर के खुद उन नेताओं तक में जो चुनाव लड़ने जा रहे हैं जी, तो उनको करने की स्थिति में नरेंद्र मोदी है नहीं। नरेंद्र मोदी जी से तो एक हिमाचल का एमएलए नहीं बैठा था कहने से चुनाव प्रचार में, तो ये बाकी असंतुष्ट नेताओं को कैसे बैठा सकते थे? तो उस फेज में उन्होंने अपने आप को, अपनी प्रतिष्ठा दांव पर लगाने की जरूरत नहीं समझी। उन्होंने लगा मैं सोल्यूशन हूं नहीं, मुझसे और बातें बिगड़ जाती हैं, तो वो दूर रहे। अब जब नॉमिनेशन चालू हो गया, कई जगह नॉमिनेशन खत्म हो गए, ये सब प्रक्रिया जब तय हो गया प्रत्याशी कौन है, बहुत चीजें सेटल हो गई, तो अब इनका भाषण शुरू हुआ। और यहां भी राजीव जी इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये 5 राज्यों का चुनाव जीतने नहीं निकले हैं नरेंद्र मोदी। उनके भाषण से लगता ही नहीं कि वो स्टेट लेवल का इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं और जीतना चाहते हैं। वो 100 साल के लिए कांग्रेस को मुक्त करना चाहते हैं। क्या मध्य प्रदेश में करना चाहते हैं? वो तो देश में कांग्रेस को दूर करने की बात कर रहे हैं। तो ये विधानसभा का एजेंडा होगा क्या? ये लोकसभा 2024 का एजेंडा 5 राज्यों के चुनाव में रख रहे हैं। यानी ये जो अपॉर्चुनिटी है मध्य प्रदेश के जगह जगह में पहुंचने की चुनाव के दौरान, छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में, इस अपॉर्चुनिटी का इस्तेमाल
वो लोकसभा चुनाव को ध्यान में रख करके कर रहे हैं। कांग्रेस मुक्त की नए ढंग से बोलना, तो इसका मतलब है कि इस चुनाव में उन्होंने हार मान ली है। ये समझने वाले समझ रहे हैं। ये कोई मैं बात बढ़ाकर नहीं बोल रहा हूं, बात को गढ़ नहीं रहा हूं, बात को बुन नहीं रहा हूं। ये बस बिटवीन द लाइंस है, देखने की जरूरत है। आखिर क्यों नहीं नरेंद्र मोदी जी को स्थानीय मुद्दों पर बात करने की जरूरत महसूस होती? क्यों नहीं अपने स्थानीय लीडरशिप की क्वालिटी को बताने की जरूरत होती? अपनी सरकार की उपलब्धियां बताने की जरूरत होती है? उनको केवल और केवल राम मंदिर और कांग्रेस मुक्त, ये दोनों मुद्दे वास्तव में 2024 के लिए उनके अपने प्रिय मुद्दे हैं, जिसको वो आगे कर रहे हैं। इसी 2024 के लिए राहुल गांधी जिस तरीके से ताल ठोक रहे हैं जातीय जनगणना को लेकर के, और उसके हिसाब से प्रोपोर्शनल रिजर्वेशन देने की बात जो कर रहे हैं, उस पर तो उस चुनौती को नरेंद्र मोदी जी स्वीकार करते नहीं दिख रहे हैं। यानी एक तरह से 2024 की लड़ाई में भी वो अभी सरेंडर दिख रहे हैं। 2024 की लड़ाई तो जातीय जनगणना पर होगी, 2024 की लड़ाई रिजर्वेशन पर होगी। उस पर खामोश रह करके एक तरह से ये सुरक्षात्मक जो है तरीका नरेंद्र मोदी जी ने दिखलाया है, ये कोई आक्रामक तरीका नहीं है। राम मंदिर के नाम पर वोट मांगना कोई इनोवेशन तो है नहीं, ये तो लाल कृष्ण आडवाणी जी तरीका देकर गए थे। उस पर काम करना, उस पर चलना नरेंद्र मोदी जी का कोई वोटिंग इवोल्यूशन नहीं है। और इसके जो परिणाम भी हैं वो भी परिणाम अक्सर नहीं मिले हैं। अब ये कहना कि कांग्रेस आई तबाही लाई, ये कहना भी अब बहुत पुराना और फेल हो चुका जुमला हो चुका है। कर्नाटक का आपने उदाहरण दिया, कर्नाटक में कहते थे कि कांग्रेस आएगी तो घर घर दंगे होंगे, तो कर्नाटक में कांग्रेस आई। भाई दिल्ली में भी कहा जाता था, अमित शाह जी कह रहे थे उस समय कि दिल्ली में अगर नहीं जीती कांग्रेस, प्रवेश वर्मा जी वगैरह कह रहे थे कि घर घर बलात्कार होंगे अगर आम आदमी पार्टी जीत गई। तो ये उनका कहना होता था। तो आज उसी तरीके से कांग्रेस के बारे में वो कह रहे हैं। तो वास्तव में हम दो ही बातें करना चाहते हैं, एक कि 5 राज्यों के चुनाव में हार मान ली है बीजेपी ने, और दूसरा 2024 का चुनाव प्रचार उन्होंने अभी से शुरू कर दिया है, और वो भी घिसे पीटे पैटर्न पर। जी जी जी, फिर से कमंडल को सामने लाने की कोशिश, गले में गमछा, जय श्री राम लिखा हुआ, और अभी से आप देख रहे हैं अयोध्या की तैयारी। क्या ये लड़ाई कमंडल बनाम मंडल फिर से होने जा रही है? एक बड़ा सवाल है। फिर से कमबैक की तरफ, मतलब कमंडल और मंडल आयोग की बात आपने सुनी होगी, और अब फिर से एक जाति आधारित जनगणना, ओबीसी की गिनती, इसके बारे में राहुल गांधी लगातार अपनी बात रख रहे हैं, कह रहे हैं। चलिए, वो आने वाले वक्त में हम इस पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात कि मोदी जी के सामने अगर राहुल गांधी आ जाएं तो बीजेपी चुनाव जीत जाती थी, लेकिन क्या अब उन्हीं राहुल गांधी से बीजेपी को डर लगने लगा है? लेकिन राहुल गांधी थोड़ी देर पहले रोड शो कर रहे थे जबलपुर में, और रोड शो के बाद उन्होंने मीडिया से बात की। मीडिया से बात करके उन्होंने फिर से मोदी सरकार को घेरा है, मोदी जी को घेरा है। चुनाव, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं प्रेम कुमार जी, लग ही नहीं रहा कि लोकल चुनाव है। लोकल मुद्दों को कांग्रेस पार्टी बहुत ईमानदारी के साथ, मजबूती के साथ, पूरे आत्मविश्वास के साथ वहां उठा रही है जनता के बीच। लेकिन मोदी जी 100 साल की बात कर रहे हैं। राहुल गांधी क्या कुछ कह रहे हैं जरा सुन लेते हैं, और सीधा आना चाहता हूं फिर प्रशांत टंडन जी के पास इन्हीं चीजों के साथ, क्योंकि ईडी, सीबीआई, आईटी, इन तमाम मुद्दों को फिर से, इन तमाम एजेंसियों को एक्टिव कर दिया गया है। सुनिए राहुल गांधी को। अब मध्य प्रदेश में क्या हो रहा है मैं आपको बताता हूं। बलात्कार का कैपिटल है। यस, 11 साल की बच्ची का बलात्कार होता है, रेप होता है यहां पे। कहां पे? उज्जैन में। पूरा देश जानता है। बेरोजगारी का कैपिटल, बलात्कार का कैपिटल। अच्छा, आपने वो वीडियो देखा? वो मंत्री का बेटा जो है, क्या नाम है उसका?
तोमर वाला वीडियो देखा आपने? देखा? अच्छा एक बात बताओ, तोमर जी का वायरल वीडियो आपने देखा? बेटे का वीडियो देखा? मैंने भी देखा। वो वहां पे कभी 15 करोड़ की बात हो रही है, कभी 100 करोड़ की बात हो रही है, कभी 25 करोड़ की बात हो रही है, कभी यहां पैसा ट्रांसफर करो, वहां पैसा ट्रांसफर करो, इधर पैसा ट्रांसफर करो। देखा ना आप सबने? मोदी जी ने इसके बारे में कुछ बोला? क्यों? मोदी जी ने इंक्वायरी कराई? मोदी जी ने सीबीआई भेजी, ईडी भेजी, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट भेजा? क्यों नहीं? तो चाहे वो व्यापम हो, चाहे वो ये क्या नाम है लड़के का तोमर हो, कोई भी स्कैम हो मध्य प्रदेश में, कोई भी भ्रष्टाचार हो, नरेंद्र मोदी जी कुछ शब्द नहीं, एक शब्द नहीं बोलेंगे, एक शब्द नहीं निकलेगा। मोदी जी एक काम कीजिए, सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को वो वीडियो दिखा दीजिए ना तोमर जी का। पता नहीं शायद उन्होंने देखा नहीं है, बाकी हिंदुस्तान को दिख गया, सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स को नहीं दिखा। तो प्रशांत टंडन जी देख रहे थे आप, जबरदस्त भीड़ और राहुल गांधी की यहाँ सभा के बाद वो रोड शो कर रहे थे जबलपुर में। रोड शो के बाद उन्होंने मीडिया को और वहाँ की जनता को संबोधित किया और संबोधन में उन्होंने जो बातें रखी हैं, नरेंद्र सिंह तोमर जो कृषि मंत्री और कद्दावर नेता हैं, वो चुनावी मैदान में हैं। उनका बेटा देवेंद्र सिंह तोमर, उनका एक वीडियो वायरल हुआ है, उस वीडियो का जिक्र भी कर रहे हैं। उसके अलावा तमाम बातें, भोपाल की जो राजधानी है उसको लेकर जो बातें यहाँ कह रहे हैं, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और बलात्कार की बात, और उस राजधानी में और उस मध्य प्रदेश में जो कुछ चल रहा है पिछले दिनों, लगातार हमलावर रहे हैं राहुल गांधी। जरा आपसे समझना चाहता हूं कि एक तरफ देखिए दोनों भाषणों को, और जरा कमजोरी और मजबूती इसका आकलन करना बहुत जरूरी है, क्योंकि अभी तक कहा जाता था कि जिस यूनिवर्सिटी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एंटायर पॉलिटिकल साइंस की डिग्री लेकर निकल चुके हैं और राजीव गांधी के कंप्यूटर पर उस डिग्री को छापकर जनता के बीच रख चुके हैं, उसी यूनिवर्सिटी में अब राहुल गांधी पढ़ाई कर रहे हैं, यानी कि पॉलिटिक्स सीख रहे हैं। क्या ये राहुल गांधी उस यूनिवर्सिटी में अभी भी सीख ही रहे हैं, या प्रोफेसर बनकर के वहां पढ़ाने के लिए तैयार हैं मोदी जी को कि आइए फिर से पढ़ लीजिए? राजीव जी, आज मेरी कुछ पत्रकार मित्रों से बात हो रही थी जो मध्य प्रदेश के हैं, और मैं भी वहां गया था जी। मध्य प्रदेश में जो हो रहा है वो अप्रत्याशित है, और मुरैना में भी मतलब कांग्रेस के पक्ष में जो वहां पे लहर है या जो भी, लेकिन मुरैना में जो जिनकी चर्चा आप तोमर साहब भी कही, वहाँ मोदी जी कल गए थे, वहाँ कुछ और लोग भी जाने वाले हैं जी। याद कीजिए कि वो किसान आंदोलन दिल्ली के बॉर्डर्स पर, और उस वक़्त नरेंद्र सिंह तोमर ही उस वक़्त भी कृषि मंत्री थे, और किसानों के साथ कई राउंड बातें हुई, किसानों को बदनाम किया गया, उनको आदि बताया गया, पाकिस्तान से फंडिंग लेने वाले बताया गया। वो किसान अब मुरैना भी जा रहे हैं तोमर जी को हराने, और वहां पे वो डेरा डालने वाले हैं। तो वैसे ही वहां बीजेपी मुश्किल में है, और किसान अब वहां पे पहुंचने वाले हैं। दूसरी बात, मैं प्रेम कुमार जी ने बिल्कुल नब्ज पकड़ ली मोदी साहब की। मोदी साहब स्टेट के चुनाव को जीतना ही नहीं चाहते हैं, वो अपना प्रचार कर रहे हैं। 2024 का उनका प्रचार शुरू हो चुका है, और वो दूसरा एक काम जो कर रहे हैं वो काम ये है कि जो भी नंबर 2, नंबर 3 के नेता बीजेपी में हैं, जो भी कद्दावर नेता हैं, उनका राजनीतिक करियर बर्बाद कर दो, उनको हाशिए पे खड़ा कर दो, उनको मुख्यमंत्री का चेहरा बनाओ। जो बड़े नेता कैबिनेट के स्तर के मंत्री हैं या लोकसभा में जिनकी बीजेपी में थोड़ी सी भी हैसियत है,
उनको विधानसभा का चुनाव लड़वा दो और चुनाव लड़वा के उनका करियर बर्बाद कर दो। तो ये पूरी की पूरी जो तैयारी है वो दो है। मोदी साहब अपना प्रोजेक्शन कर रहे हैं और दूसरा प्रोजेक्शन वो दूसरा काम कर रहे हैं कि चैलेंजेस अपने खत्म कर रहे हैं कि कोई भी बीजेपी के अंदर ऐसा नेता ना बचे जो थोड़ी सी भी आवाज़ उठाने की हैसियत रखता हो, चाहे वो वसुंधरा राजे सिंधिया हो या फिर शिवराज सिंह चौहान हो या रमन सिंह हो और दूसरे और कैलाश विजयवर्गीय हो जो हेलीकॉप्टर पे घूमते थे और अब चुनाव लड़ रहे हैं, उनका खुद का कहना है। तो ये हो रहा है बीजेपी के अंदर। एक बहुत टैक्टिकल चूक मोदी साहब से हो रही है। टैक्टिकल चूक ये है कि कल बिहार की विधानसभा ने 65% रिजर्वेशन का रास्ता साफ कर दिया। कई राज्य जो हैं वो जातिवार जनगणना की बात कर चुके हैं, सर्वे की बात कर चुके हैं। कर्नाटक में ऑलरेडी हो चुका है, उसका डेटा रिलीज होना है। छत्तीसगढ़ में चुनाव के बाद होगा, झारखंड में होगा, उनके मुख्यमंत्री कह चुके हैं, वहां डिमांड है। और अब मध्य प्रदेश के लिए राहुल गांधी ने आज घोषणा कर दी। तो ये मोदी साहब इसमें एंट्री नहीं ले पा रहे हैं। और जो बड़ी टेक्निकल चूक हो रही है उनसे वो ये है कि वो अमित शाह और नरेंद्र मोदी दोनों ने जातिवार जनगणना और बिहार के जातिवार सर्वे का जमकर विरोध किया है। आप 85% जनता, 85% भारत की आबादी जिस दायरे में आती है उसके हितों के लिए अगर कोई काम हो रहा है और गिनती हो रही है और उसके आरक्षण का अनुपात तय करने की बात हो रही है, उसका अगर आप विरोध कर रहे हैं तो ये राजनीतिक सूझबूझ नहीं है। मुझे लगता है कि इनका और ये कीमत चुकाने को भी तैयार है, क्योंकि जो आरएसएस की और बीजेपी की राजनीति है वो उस 85% को एम्पावर करने की, उनको न्याय देने की, इंसाफ देने की नहीं है। और बिहार की जातिवार जनगणना ने और तमाम सारे पर्दे उठा दिए जिसकी चर्चा हम लोग आगे भी करते रहेंगे। तीसरी एक बात जो इम्पोर्टेंट है राजीव जी, कि अभी मोदी साहब का आपने एक बाइट सुनाया, कह रहे हैं कि दिग्विजय सिंह और कमलनाथ एक दूसरे कपड़े फाड़ रहे। भाई मोदी जी के मंच पे, जिस मंच से मोदी जी ये बोल रहे थे, क्या वहां शिवराज सिंह चौहान थे? क्या वहां कैलाश विजयवर्गीय थे? कौन किसके कपड़े फाड़ रहा है? राहुल गांधी जब भी भाषण देते हैं तो मध्य प्रदेश में, तो कमलनाथ और दिग्विजय सिंह दोनों होते हैं। कौन किसके कपड़े फाड़ रहा है जनता देख रही है और बहुत इत्मीनान से देख रही है। तीसरी एक जो महत्वपूर्ण बात है वो महुआ मोइत्रा की मैं कहना चाहता हूँ कि देखिए, अडानी पर बोलने का खामियाजा राहुल गांधी ने भुगता, उनकी सदस्यता गई। और राहुल गांधी अभी कुछ दिन पहले ही कह चुके हैं कि देश में नंबर 1 व्यक्ति गौतम अडानी है, नंबर 2 नरेंद्र मोदी हैं। अब वो फिर साबित हो रहा है कि महुआ मोइत्रा को लोकसभा से निकालने की, उनको निष्कासित करने की पूरी तैयारी हो चुकी है। और जो एथिक्स कमेटी उस पर संज्ञान ले रही थी, उन्होंने सिफारिश कर दी है इनकी बर्खास्तगी की। और ये मैं मानता हूं कि औपचारिकता मात्र है, क्योंकि अडानी को अगर नाखुश किया है तो महुआ मोइत्रा संसद में रह नहीं पाएंगी, क्योंकि वो नंबर 1 व्यक्ति है राहुल गांधी के मुताबिक, और जो सही भी साबित हो रहा है जी। तो कुल मिला के ये है कि मोदी साहब एक तो टेक्निकल मिस्टेक कर रहे हैं, दूसरा कि वो लोकसभा की तैयारी कर रहे हैं, उनको विधानसभा के हार जीत से कोई मतलब नहीं है। बिल्कुल जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। एक बार फिर से प्रेम कुमार जी के पास आना चाहता हूं, फिर डॉक्टर दीपक पाचपोर जी आपके पास आता हूं। प्रेम कुमार जी, जो बातें हम यहां कर रहे हैं वो उसूलों की,
मुद्दों की, इन सब की अगर बात देखी जाए तो क्या लगता है ये जो 5 राज्यों का चुनाव है, इन 5 राज्यों के चुनाव में मुद्दों से भटकती हुई या मुद्दा विहीन बीजेपी नजर आती है क्या? क्योंकि देखिए छत्तीसगढ़ की बात हो, चाहे दूसरे राज्यों की बात हो, मध्य प्रदेश की बात हो, अभी आप भाषण सुन रहे थे राहुल गांधी का, राहुल गांधी मुद्दों की बात कर रहे हैं, मोदी जी कांग्रेस की बात कर रहे हैं। ये जो फर्क है, जरा इस फर्क को समझाइए। आखिर ये जो क्योंकि अभी आप भी कह रहे हैं, प्रशांत टंडन जी भी कह रहे हैं 2024 की तैयारी, लेकिन 2024 की तैयारी क्या बिना मुद्दे के बीजेपी अगर उसमें जाती है तो जीत पाएगी क्या? राजीव जी, मुद्दे तय करने की कोशिश हो रही है, लेकिन 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में मुद्दे तो स्थानीय होने चाहिए। यहाँ से बीजेपी पीछे हट रही है, क्योंकि उसकी प्राथमिकता में 5 राज्यों का विधानसभा चुनाव न होकर के लोकसभा चुनाव आया है। और प्राथमिकता में क्यों आया है? प्राथमिकता में इसलिए आया कि उनको लग रहा है कि हम हार ही रहे हैं, तो क्यों एनर्जी लूज की जाए, हम 2024 के लिए तैयारी करें। दूसरी तरफ ऐसा नहीं है कि ये चुनाव मुद्दों पर नहीं हो रहे, मुद्दे गढ़े जा रहे हैं, मुद्दे बनाए जा रहे हैं, और इस काम को कांग्रेस करती हुई दिख रही है। स्थानीय लोगों से, चाहे उसके गारंटी हो, कांग्रेस की गारंटी हो, या फिर कुछ और जो भी चुनावी वायदे हैं या सभाएं हैं, प्रियंका गांधी की सभाएं या राहुल गांधी, इनके भाषण में मुद्दे स्थानीय हैं। अगर वो राहुल गांधी का भाषण आपने सुनाया, अगर वो कैपिटल ऑफ रेप बता रहे हैं, कैपिटल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट बता रहे हैं, तो कहाँ, किसको बता रहे हैं? वही मध्य प्रदेश के हालात बता रहे हैं ना, मध्य प्रदेश की दुर्दशा बयां कर रहे हैं। तो ये मध्य प्रदेश का मुद्दा बोल रहे हैं राहुल गांधी। लेकिन नरेंद्र मोदी क्या बोल रहे हैं? नरेंद्र मोदी तो सीधे राम मंदिर की बात कर रहे हैं, या फिर कांग्रेस मुक्त शासन की बात कर रहे हैं। इसी में नरेंद्र मोदी जी उलझे हुए हैं। तो ये उलझना हम इसलिए बोल रहे हैं 5 राज्यों के चुनाव के संदर्भ में, वरना 2024 के लिए तो वो अभी काम कर रहे हैं। और दूसरी बात है कि बहुत महत्वपूर्ण बात है कि उनके साथ जो प्रशांत की स्थानीय लीडरशिप नहीं है नरेंद्र मोदी जी के साथ में मंच पर। तो आप स्थानीयता का जो बोध कराना होता है सेंट्रल लीडरशिप को, इवन स्टेट का भी लीडर अगर किसी जिले में जाता है तो जिला के नेता को अपने साथ रखता है, ताकि जिले से अपने कनेक्शंस को स्थापित कर सके, संवाद को मजबूत कर सके। और यहाँ नरेंद्र मोदी जी मध्य प्रदेश जा रहे हैं, मध्य प्रदेश के नेता उनके साथ ही नहीं बैठे, यानी उनको आवश्यकता ही नहीं है मध्य प्रदेश के स्थानीय मुद्दों पर स्थानीय लोगों से संवाद करने की। वो तो देश की जनता, जिसमें मध्य प्रदेश भी है, जिसमें राजस्थान भी है, उससे वो संवाद करते दिख रहे हैं। तो इस तरीके से हम ये देख रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जी 2024 को ध्यान में रख करके ही सारा भाषण, सारी तैयारी कर रहे हैं। इसमें स्थानीय मुद्दों की कोई जगह नहीं रही है। वहीं कांग्रेस, जो कि कर्नाटक से सीख मिल चुकी है, कर्नाटक में जीत मिल चुकी है, इसलिए वो स्थानीय मुद्दों को आगे बढ़ाती दिख रही है। तो इसीलिए चुनाव में और स्पष्ट तरीके से कांग्रेस की वापसी होगी। जो भी पूर्वानुमान लगाए जा रहे हैं उससे बम्पर तरीके से वापसी होगी, या कांग्रेस जीतेगी। ये चुनाव नतीजे आएंगे, चूंकि इसका सिम्टम्स यही है कि बीजेपी ने एक तरह से अपने आप को खींच लिया है, हार मान ली है। जी जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया प्रेम कुमार जी। और हमारे साथ जुड़ गए हैं हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर जयशंकर गुप्त जी। जयशंकर जी, आपका स्वागत करता हूं और सीधा आना चाहता हूं जरा डॉक्टर दीपक पाचपोर जी के पास। दीपक जी, आज एक विज्ञापन कांग्रेस का देख रहा था, छत्तीसगढ़ से चूंकि आप जुड़े हुए, माफ करें, बीजेपी का एक विज्ञापन देख रहा था, और उस विज्ञापन में बीजेपी ने महिलाओं से के लिए एक फॉर्म भी उसमें दिया है कि आप भर करके और इसको जमा कीजिए आने वाले वक्त में, यानी कुछ गारंटी को आगे बढ़ाते हुए। वो विज्ञापन क्या है ज़रा आपसे समझूंगा, और मैं चाहूँगा कि हमारी टीम अगर उस विज्ञापन को स्क्रीन पर ले आए, जब उसके बारे में चर्चा करेंगे तो बहुत ज़रूरी है ये विज्ञापन दिखाना भी और उस पर चर्चा करना भी। दूसरी बात आपसे समझना चाहता हूँ कि चूँकि आप छत्तीसगढ़ में हैं, बगल में मध्य प्रदेश है, क्या कुछ जो उसूलों, उम्मीदों और मुद्दों की बात हो रही है, इन मुद्दों में अगर पिछड़ती हुई बीजेपी दिखाई देती है तो जनता के बीच क्या पैगाम जा रहा है? क्या राहुल गांधी, भूपेश बघेल या उधर कमलनाथ या प्रियंका गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, ये जो बातें यहां रख रहे हैं वो जनता तक पहुंच रही हैं बातें? और तीसरी सबसे बड़ी बात कि फर्स्ट फेज के मतदान के बाद
7 तारीख को इसका आगाज हो चुका है, आज 9 तारीख है, 2 दिन बाद क्या कुछ खबरें आ रही हैं अंदर खाने से? राजू जी देखिए, मैं जो छत्तीसगढ़ का विज्ञापन बता दूं कि कुछ दिन पहले भारतीय जनता पार्टी ने घोषणा पत्र जारी किया था, उसमें कि उन्होंने कि अगर सरकार बनती है तो हर विवाहित महिला को छत्तीसगढ़ की 1,000 रुपए जो है वो सरकार की ओर से दिए जाएंगे। अब देखिए, पहला फेज निकल गया। अब 17 तारीख के पहले आज ये विज्ञापन जो छपा है, ये जो भी शायद स्क्रीन पर आए, तो इसमें ये कहा गया है कि जिसको इसका लाभ लेना है, मतलब ये हाइपोथेटिकल भी है और प्रिज्यूम करने वाला है कि अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार छत्तीसगढ़ में बनती है तो हर विवाहित महिला को 1,000 रुपए का जो है वो मासिक जो है उनको मदद दी जाएगी, मदद राशि दी जाएगी। इसका फॉर्म भी उसमें डाला गया है और कहा गया है कि फॉर्म को भरिए और नजदीक के भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में उसको जमा कर दीजिए। अब देखिए, सरकार और पार्टी के कार्यों को किस तरीके से मिलाया जा रहा है। मुझे आश्चर्य हो रहा है कि कहां है आचार संहिता, कहां है निर्वाचन आयोग, और क्यों नहीं अभी तक कांग्रेस ने इसके खिलाफ शिकायत की है। अगले 5-6 दिनों में जो महिला भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में जाएगी, एक तरह से देखिए ये आने वाले समय के लिए अभी से घूस दी जा रही है। मिलेगा अभी कुछ भी नहीं भारतीय जो महंगी, मतलब वो तो ऐसा कि अगर सरकार बन गई तो जी क्या आवाज आ रही है? नहीं, आवाज टूट रही है, कट रही है थोड़ा सा, लेकिन चलिए कोई बात नहीं, कोशिश करते हैं। जी। तो ये बड़ा अजीब सा ये विज्ञापन छपा है और अभी तक तो इसके बारे में कहीं कोई शिकायत नहीं गई है। हो सकता है लोगों के ध्यान में आए। ये जो है भारतीय जनता पार्टी की जो बाजी जो है यहाँ पर हाथ से छूट रही है छत्तीसगढ़ में, उसका भी एक तरह से कहा जाए तो किसी तरीके से डैमेज कंट्रोल करने और महिलाओं के वोट पाने की शायद एक कोशिश है। ये कोशिश कितनी सफल होती है हमें नहीं पता, अगले 2-3 दिनों में पता चलेगा कि क्या महिलाएं भारतीय जनता के कार्य देंगी, अपने फॉर्म जमा करेंगी या क्या करेंगी, वो अब बात की बात है। दूसरी बात, तो हम भारतीय जनता पार्टी पूरे छड़ने के जो कारण है, 2-3 चीजें और मेरे ध्यान में जो आ रही है वो मैं कहना चाहता हूं कि चेहरा तो नहीं रहा। अब चेहरा ऐसा है कि स्थानीय नेताओं को सारे के सारे हाशिए पर डाल दिया गया है। मोदी जी अपना वही चेहरा सामने ला रहे हैं जो पहले से बिल्कुल एक तरह से राजनीतिक रूप से शत विशत चेहरा हो चुका है, थका हुआ चेहरा है, पराजित चेहरा है। पिछले 2 कर्नाटक और हिमाचल प्रदेश से हार कर आया हुआ चेहरा है, यहाँ तक कि कोसी उपचुनाव का भी हारा हुआ चेहरा है। वहां पर आप इस चेहरे को लॉन्च करेंगे तो आपके हाथ में क्या आएगा हम नहीं कह सकते। दूसरी बात, मुद्दा विहीन भी होता जा रहा है भारतीय जनता पार्टी की ओर से ये पूरा का पूरा 5 राज्यों का चुनाव। और सबसे बड़ी चीज जो मैं देख रहा हूं, ये पहली बार हो रहा है कि इसमें भारतीय जनता पार्टी का जो पूरा का पूरा प्रचार है, एक लोकप्रिय नारा जो है उसका, वो नारा भी गुम हो गया है। पश्चिम बंगाल में जब चुनाव लड़ा था तो भारतीय जनता पार्टी ने नारा दिया था अब की बार 200 के पार। अब आप देखिए वो 200 के पार तो छोड़ दीजिए, यहां पर आपको मध्य प्रदेश में 116 सीटें चाहिए बहुमत के लिए। यहां पर भारतीय जनता पार्टी ये भी नहीं करी वहां के मतदाताओं को कि भाई अब की बार 116 के पार। राजस्थान में नहीं कह रही कि अब की बार 101 के पार। छत्तीसगढ़ में भी नहीं कह रही कि 46 के पार, अब की बार 46 के पार कर दीजिए भाई, ये भी नहीं कह रही है। मिजोरम में तो केवल 21 सीटें चाहिए बहुमत के लिए, तो वहां भी उसका कोई नारा नहीं चला कि अब की बार मिजोरम में 21 सीटों के पार। तो तेलंगाना में तो खैर कहने का कोई सवाल ही नहीं उठता कि तेलंगाना में कुछ सीटें मिल जाए, यही बहुत है। और मुझे तो लगता है यही हाल रहा तो भारतीय जनता पार्टी को नारा देना पड़ेगा अब की बार 1.5 सरकार के पार। 1.5 सरकार मतलब कम से कम एक सरकार जो उसके मध्य प्रदेश में है और आधी कहने के लिए जो एक उसकी जो सरकार है मिजोरम में कहने की है, वो अब वो भी टूट चुकी है। वहां के मुख्यमंत्री तो कह ही चुके हैं कि मैं मोदी जी के साथ जो है मंच शेयर नहीं करूंगा। तो भारतीय जनता पार्टी कम से कम यही नारा दे दे कि अब की बार 1.5 सरकार के पार तो करा दो। मुझे लगता है उसकी भी कोई उम्मीद अब नजर नहीं आ रही है। तो ये जो सामने जो विज्ञापन है, ये देखिए कितना कितना विचित्र विज्ञापन है। और ये ऐसे कैसे चुनाव के समय जब आधे रास्ते पर चुनाव पहुंच चुका हो, एक ही फेज का बचा है कुछ 5-6-7 दिन, तो आप कैसे भारतीय जनता पार्टी के कार्यालयों में आने वाली सरकार की कोई स्कीम जो है उसको आप कैसे उसके आवेदन आमंत्रित कर सकते हैं? मुझे तो कम से कम समझ में नहीं आया। यहाँ पे बाकी विद्वान जो पैनलिस्ट हैं वो इसको और बेहतर एनालाइज कर सकते हैं। मेरे हिसाब से ये अनैतिक है। ये
और ये आचार संहिता के खिलाफ भी होना चाहिए, ऐसा मेरा अनुमान है। राजीव जी। जी बिल्कुल बिल्कुल, जरा समझते हैं। हमारे साथी जयशंकर गुप्त जी बेहतर बताएंगे इस पर। क्या जयशंकर जी ये आचार संहिता का उल्लंघन भी है कि आप फॉर्म दे रहे हैं महतारी वंदन योजना लेकर के छत्तीसगढ़ में भाजपा, लेकिन ठीक है आप योजनाओं के बारे में अपने घोषणा पत्र तक तो जिक्र को लेके जाते हैं, लेकिन आप उसके लिए फॉर्म दे देते हैं विज्ञापनों में और कहते हैं इसको भर कर दीजिए, ये क्या कुछ है? और ये जो बात है क्या कहीं ना कहीं उस डर को भी स्थापित करती है जिस बारे में कहा जा रहा है कि बीजेपी जो है वो छत्तीसगढ़ में पिछड़ चुकी है, मध्य प्रदेश में पिछड़ चुकी है और इसीलिए वहां प्रधानमंत्री ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। इस हिसाब से देखा जाए क्या यहां पर कांग्रेस की जो नीतियां हैं, कांग्रेस के जो वादे हैं, चाहे वो किसानों की कर्ज माफी हो, चाहे वो धान खरीदी का वादा हो, चाहे वो महिलाओं और 200 यूनिट बिजली फ्री हो और KG to PG फ्री एजुकेशन हो, इन सब के सामने बीजेपी खुद को काफ़ी कहें तो बौनी मान रही है या बैकफुट पर नजर आ रही है? कैसे देखा जाए इसको जयशंकर गुप्त जी? नहीं, यकीनन राजीव जी, पहली बात तो यह है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग बौखलाए हुए हैं। उनके यहाँ जो अंदरूनी रिपोर्ट्स आ रही हैं, सर्वे की रिपोर्ट्स आ रही हैं, वो खासतौर से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लोगों के पास जो रिपोर्टें आ रही है, बन के आ रही हैं, उसे जो छन करके जो बातें निकल के आ रही हैं, उससे लग रहा है कि ये पांचों राज्य ये लुहार रहे हैं। पांचों राज्य में 5-0 हो जाए इनके लिए तो कोई बहुत बड़े आश्चर्य की बात नहीं है। राजस्थान के बारे में जरूर लोग कह रहे हैं कि वहाँ की बराबर की टक्कर है, लेकिन वहाँ पर भी लग नहीं रहा है। दूसरी बात, जैसे आपने कहा कि ये छत्तीसगढ़ का जो विज्ञापन है इसके बारे में, देखिए मुश्किल यह है कि केचुआ हमारा जो है केंद्रीय चुनाव आयोग, वो इसको किस रूप में देखता है। कायदे से तो तुरंत उसको नोटिस लेना चाहिए था और तुरंत संज्ञान लेकर के नोटिस जारी कर देना चाहिए था राज्य सरकार को। लेकिन यहाँ तो जब केंद्र सरकार ने, आपने देखा होगा अभी कैबिनेट ने फैसला कर लिया कि साहब 5 साल तक जो है 5 किलो मुफ्त अनाज देंगे लोगों को, 80 करोड़ लोगों को 5 किलो मुफ्त अनाज देंगे। ये फ्री भी नहीं है तो क्या है, ये चुनावी प्रलोभन नहीं है तो और क्या है। चुनाव आयोग को इसका भी संज्ञान लेना चाहिए था, लेकिन अभी तक तो चुनाव आयोग चुपचाप बैठा हुआ है, उसकी कान पे जू तक नहीं रेंग रहा है। इसलिए तय कौन करेगा? हम और आप तो कह सकते हैं कि अनएथिकल है, अनैतिक है, ये चुनाव आयोग की आचार संहिता के विरुद्ध है, लेकिन अगर चुनाव आयोग के कान पे ही जूं नहीं रेंग रही है या अपोजिशन भी उसको उस ढंग से नहीं उठा पा रहा है उन इशूज को, तो इस पर दुर्भाग्य ही कह सकते हैं हम लोग। लेकिन ये सब करने के बावजूद हालात बहुत तेजी से बदल रहे हैं और सबसे बड़ी बात है कि कांग्रेस के प्रति लोगों का रुझान बढ़ा है कि कांग्रेस जो वादे करती है वो पूरा करती है। वो चाहे वो हिमाचल प्रदेश में रहा हो, चाहे कर्नाटका में रहा हो, चाहे राजस्थान में रहा हो या फिर छत्तीसगढ़ में भी रहा हो। छत्तीसगढ़ में भी उनके वादे काफ़ी पूरे हुए हैं और उनकी गारंटी वो लोग मान रहे हैं कि राहुल गांधी जो बात कह के जाते हैं उस पर अमल कराना सुनिश्चित कराते हैं, वो उस पर अमल होता है। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी अब तो घोषणा पत्र भी नहीं जारी करती है, जो संकल्प पत्र जारी करती है तो उसके संकल्प जो है जुमले से आगे बढ़ नहीं पाते हैं। तो लोगों में इसको लेकर के साफ साफ दिखाई देता है कि भाई जुमलों की बरसात तो हम 2014 से ही देख रहे हैं और उसका इंतजार कर रहे हैं, चाहे 15 लाख रुपए हो, चाहे पेट्रोल 35 रुपए लीटर हो, चाहे डीजल हो या राशन की दुकानों पे जो चीज़ों के दाम हैं, इन सब के बारे में जो जो बातें कही थी 2014 से लेकर के अभी तक, उसमें एक भी लागू नहीं हो सकी है। लोग महंगे राशन खरीद रहे हैं, महंगा डीजल पेट्रोल और रसोई गैस, 200 की रसोई गैस छूट दे करके भी आज 900 रुपए के आसपास में रसोई गैस मिल रही है लोगों को। तो इस सब को देखते हुए या बेरोजगारियों की फौज है उसमें जरा से भी कमी नहीं है। और सबसे बड़ी बात जो बौखलाहट में देख रहा हूँ, या प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि साहब, या भारतीय जनता पार्टी के लोग कह रहे हैं कि साहब जो लोग राम का अस्तित्व नकारते थे वो लोग भी आएंगे, उनको 100 साल के लिए दंडित कीजिए, 100 साल तक उनको सत्ता से तरसाइए। भाई किसको मूर्ख बना रहे हैं आप? खुद अगर हैं तो आप अपनी मूर्खता अपने पास रखिए। राम जन्मभूमि का ताला राजीव गांधी ने खुलवाया था, राम जन्मभूमि मंदिर का शिलान्यास राजीव गांधी के समय कांग्रेस की सरकार ने कराया था। तो अब उसके बाद आप कह रहे हैं कि वो राम का अस्तित्व ही नकार देते हैं। ऐसा कैसे, किसको आप मूर्ख बना रहे हैं? लेकिन अब कुछ भी बौखलाहट में उनके पास जो है कोई बात भी करने के लिए कोई नहीं है। एक बात बार बार जो हो रही है कि 2024 और 2023 के चुनाव के बारे में, इसी तरह के बारे में भाजपा के जो रणनीतिकार वो कहते हैं साहब वो तो ठीक है, 2018 में भी राजस्थान हार गए थे, छत्तीसगढ़ हार गए थे, मध्य प्रदेश हार गए थे, कर्नाटका में भी
रिजल्ट विपरीत आया था। लेकिन उसके बाद जब 2019 का चुनाव हुआ था तो फिर मोदी जी को बम्पर मेजॉरिटी मिली थी, बीजेपी को बम्पर मेजॉरिटी मिली थी। तो लोकसभा का अलग होता है, विधानसभा का अलग होता है। हमने एक बार उन लोगों से जरूर कहा ये बात कई बात में कि साहब एक बार इस बात का जरा सा रिसर्च करवा लीजिए, शोध करवा लीजिए। जो खासतौर से जो चुनावी पंडित हैं, वो लोग जो रिसर्च करते हैं, उनसे पूछ लीजिए कि 2019 का जो चुनाव हुआ, पुलवामा अगर नहीं होता, बालाकोट अगर नहीं होता, तो चुनाव के नतीजे क्या होते। जिस तरह से 1990 में राजीव गांधी जी की हत्या जब तक नहीं हुई थी, उस समय कांग्रेस की सीटें कम थी, और जब राजीव जी की हत्या हो गई उसके बाद कांग्रेस की सीटें बढ़ गई, नरसिम्हा राव जी प्रधानमंत्री हो गए। उसी तरह से अगर पुलवामा का हमला नहीं होता या कराया नहीं जाता, जो भी कह सकते हैं आप, सतपाल मलिक जी तो कुछ और बातें बोलते ही रहते हैं। आज तक पुलवामा के हमले के बारे में कोई जांच हुई कि नहीं हुई, जांच रिपोर्ट आई कि नहीं आई, देवेंद्र सिंह नाम का एक जो पुलिस का अफसर पकड़ा गया था, उसका फलाफल क्या हुआ, अभी तक किसी को कुछ भी नहीं मालूम है। तो अगर पुलवामा नहीं होता, अगर बालाकोट नहीं होता, अगर फर्जी राष्ट्रवाद की धूम नहीं तैयार की गई होती, तो नतीजे क्या होते, इस पर लोग चुप हो जाते हैं। तो या क्या 2024 के पहले फिर एक बार पुलवामा जैसा कुछ कराएंगे लोग, राष्ट्रवाद की फिर लौ जगाने के लिए कुछ एक नया तरीका सोचेंगे। कभी कहते हैं लोग कि आप पीओके पर हमला कर सकते हैं, पीओके पर कुछ दिनों के लिए कब्जा कर सकते हैं, या इस तरह की लगातार चीजें हो रही हैं। अच्छा, दूसरा ये कि इस तरह की जो धर्मांतता फैलाई जा रही है, नफरत की जो खाई फैलाई जा रही है, जब इजराइल का मामला हुआ, फिलिस्तीन का हुआ, तो हम फिलिस्तीन मुसलमान हो गए, इजराइल हिंदू हो गए। मणिपुर हो गया तो माइती हिंदू हो गए, कुकी ईसाई हो गए, अल्पसंख्यक हो गए। ये जो भावना जिस ढंग की फैलाई जा रही है चुनावी लाभ के लिए जो किया जा रहा है, उसके नतीजे कितने खतरनाक होंगे, हम तो ये सोच करके डर जा रहे हैं। लेकिन अब है जो है सो है। मुझे लगता है ये है कि ये 5 राज्यों का चुनाव ये हारेंगे, उसके बाद इनकी बौखलाहट बेचैनी और बढ़ेगी। तब हो सकता है कि इनका रूप कुछ और दिखाई दे, जब जिस तरह से राजनीतिक विरोधियों को प्रताड़ित करने की बात है, ईडी कभी पहुंच जाए, कभी सीबीआई पहुंच जाए, कभी इनकम टैक्स के छापे पड़ने शुरू हो जाए। जो राजनीतिक विरोधी है, या तो भारतीय जनता पार्टी या सीबीआई, ईडी, ये सब लोग सर्टिफिकेट दे दें कि साहब भारतीय जनता पार्टी में जो रह रहा है, जो राजनीति कर रहा है, वो दाग बेदाग है, कोई उस पर दाग नहीं लगा। हरिश्चंद्र के अवतार ये सारे भाजपा के लोग हैं, और जो अपोजिशन की राजनीति कर रहा है वो सब महाभ्रष्ट हैं, ये हैं, दुष्ट हैं। तो एक परिभाषित करके दिखा दिए ताकि लोग मान लेंगे कि हाँ भाई ठीक है, ये अपोजिशन की राजनीति कर रहे हैं, प्रधानमंत्री के खिलाफ कुछ बोल रहे हैं, संसद में बोल रहे हैं, अडानी के खिलाफ कुछ बोल रहे हैं, तो जरूर है भ्रष्ट ही होंगे, इनके घर जरूर पहुंचा दो ईडी और सीबीआई को। और जो के साथ जुड़ जा रहे हैं, अब अजित पवार से ईमानदार आदमी तो आज की राजनीति में कोई हो नहीं सकता है। वो जो हिमंता विश्व शर्मा है, जिसको अमित शाह जी कहते थे कि साहब दुनिया का सबसे भ्रष्ट राजनेता कोई है तो हिमंता विश्व शर्मा है। अब उससे बड़ा ईमानदार तो इस समय इस धरती पे कोई और राजनेता हो नहीं सकता है। इसके बारे में एक बार अमित शाह जी से किसी जर्नलिस्ट ने पूछने की हिमाकत कर दी, तो अमित शाह जी ने कहा छोड़िए भैया, अब सब इस सब बात पे बात नहीं करेंगे। ये तरीका है। तो इसलिए राजनीति का जो पैमाना बदल रहा है, अगर इस पैमाने को ध्वस्त नहीं किया गया, अगर 2023 से लेकर 2024 तक के राजनीति कुछ और दिशा में नहीं गई, तो हमको लगता है कि आने वाले दिन और ज्यादा खतरनाक हो सकते हैं, हम सबके लिए हो सकते हैं। असहमति का स्वर रखने वाले, प्रतिरोध की आवाज बुलंद करने वालों के लिए ज्यादा खतरा हो सकता है। जी बिल्कुल बिल्कुल जयशंकर गुप्त जी, जो बात आप कह रहे हैं वो उसमें काफ़ी दम है, और असहमति के स्वर को दबाने की कोशिश, आवाज़ को बंद करने की कोशिश जो होती रही है, और उसमें कैसे जांच एजेंसियों का दुरुपयोग कहें या सत्ता पक्ष की तरफ से कहा जाए तो सदुपयोग जो कर रहे हैं वो कितना वो आने वाले समय में इस देश की दिशा को आगे चेंज कर सकती है, उस पर हम आने वाले समय में चर्चा जरूर करेंगे। हमारे साथ अमलेंदु उपाध्याय जी भी बने हुए हैं। अमलेंदु जी, कैसे आप देखते हैं, और खासकर जो 5 राज्यों के चुनाव हैं, इन राज्यों के चुनावों में कैसे मोदी जी फंस गए हैं, इसकी हम चर्चा कर रहे हैं, और कैसे राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने मोदी जी को फंसा दिया है, ये हम चर्चा कर रहे हैं। और ऐसे देखा जाए तो मुद्दों की बात अब अगर आप रखते हैं, आप उसूलों की बात करते हैं, तो जनता भी वही चाहती है कि हमारे लिए एक पार्टी क्या कुछ करने जा रही है। 5 साल के जो पिछले 5 साल के वादों पर कितना अमल किया गया और अगले 5 साल के वादे क्या हैं, इन दोनों का तुलनात्मक अध्ययन जनता भी करती है। जनता उतनी मूर्ख नहीं है, और जो जितने
अंदर तक यानी कि गांव-गांव में बैठे हुए लोग हैं वो भी बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि हमारा अधिकार क्या है। तो ऐसे में क्या लगता है आपको कि क्या सचमुच यहां फंसे हुए नजर आ रहे हैं मोदी जी, और अगर मोदी जी फंस गए हैं तो बीजेपी फंस गई है, ऐसा माना जाए? निश्चित तौर पर राजीव जी, मोदी जी तो ज्यादा ही फंसे हुए हैं, और मोदी जी चूंकि फंसे हुए हैं तो भाजपा भी फंसी हुई है। आजकल भाजपा मतलब मोदी जी, और मोदी जी मतलब भाजपा जो है वो यही हो गया है, और पिछले 9.5 साल से यही हो रहा है। अब जो इस तरीके से मोदी जी फंसे हुए हैं, अब उस पर चर्चा मुझे लगता है कि होनी चाहिए, और मोदी जी ज्यादा ही गंभीर तौर से फंसे हुए। लेकिन राजीव जी, कल नोटबंदी की बरसी थी, बकौल स्वामी जी पुण्यतिथि थी। अमलेंदु जी, 1 मिनट रोकना चाहूंगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट अखबारों की कतरन है, फ्रंट पेज है, ऊपर पत्रिका लिखा हुआ, ऐसे तमाम अखबार हैं, इसमें अपना अखबार भी है, नीचे है जिसका वो दिख नहीं रहा, मास्टहेड नहीं दिख रहा है। ये 7 तारीख को दोस्तों, जिस दिन छत्तीसगढ़ में चुनाव था, पहला मतदान था, उस दिन का ये अखबार है, फ्रंट पेज है। स्पेशली आप लोगों के लिए ये इसको लेकर आया हूँ। मैं अपनी टीम को कहूँगा कि ज़रा इसके ऊपर वाले जहाँ फोटो है उसको ज़रा एक्सपोज कीजिए। अगर इसको एनलार्ज कर सकते हैं, बड़ा करके दिखा सकते हैं, तो जो फोटो है ये देखिए, इस फोटो को थोड़ा और थोड़ा आगे लेकर आ सकते हैं तो लेके आइए। इस फोटो में, हाँ थोड़ा नीचे कीजिए, इसमें फोटो में जरा खोज के दिखाइए कहाँ हैं मोदी जी, कहीं दिखाई दे रहे हैं क्या? नड्डा साहब बड़े फोटो में दिखाई दे रहे हैं, लेकिन उसके अलावा कोई कहीं भी दूर दूर तक, रमन सिंह साहब दिखाई दे रहे हैं, छत्तीसगढ़ के तमाम नेता दिखाई दे रहे हैं, लेकिन क्या कहीं नरेंद्र मोदी दिखाई दे रहे हैं आपको? जी नहीं, बिल्कुल नहीं दिखाई दे रहे हैं। इसमें आखिर क्यों नहीं दिखाई दे रहे हैं? ये इस पे चर्चा हम लोग पहले कर चुके हैं, फिर करेंगे चर्चा। चलिए इसको हटा लीजिए और सीधे अमलेंदु उपाध्याय जी के पास आते हैं। अमलेंदु जी, अपनी बात रखिए, आगे बढ़ाइए प्लीज। जी राजीव जी, तो हम लोगों ने दिखाई दिया, पोस्टर दिखाई दिए कि किस तरीके से मोदी जी के पोस्टर जो उतर गए हैं, नड्डा जी के पोस्टर लग गए हैं। अभी तो मतलब मतदान हुआ भी नहीं है, उससे पहले ये चीज़ें सारी शुरू हो गई हैं, तो मतदान के बाद की तैयारियां जो है वो शुरू हो गई हैं, इसको आप इस तरीके से समझ सकते हैं। बहरहाल देखिए राजीव जी, कल नोटबंदी की बरसी थी, बकौल स्वामी जी नोटबंदी की पुण्यतिथि थी। ये भी देख लीजिए, प्रधानमंत्री ये भी देख लीजिए, ये मध्य प्रदेश का है, ये मध्य प्रदेश का, यहाँ भी मोदी जी गायब है। तो अब आप समझिए कि कल नोटबंदी की पुण्यतिथि पर प्रधानमंत्री के मुंह से एक शब्द नहीं निकला, न भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता के मुंह से नोटबंदी पर कोई एक शब्द निकला। राहुल गांधी ने जब कल नोटबंदी को लेकर के मोदी जी को घेरा और सरकार को घेरा, और खड़गे जी ने जब ट्विटर पर लिख करके घेरा इस सरकार को, तो आज प्रधानमंत्री के मुंह से निकला है कि जनता ने मोदी जी की नोटबंदी की पॉलिसी को सराहा था। अब वो किसने सराहा था, किसने नहीं सराहा था, वो अलग का मसला है, लेकिन आज जो है वो निकला। यानी कि मोदी जी के मुंह से वही निकल रहा है जो राहुल गांधी जो है वो एक तरह से कहा जाए कि मोदी जी पर दबाव देते हैं कि अब बोलो कुछ, तो मोदी जी फिर कुछ बोलते हैं। तो मोदी जी अब जो बोल रहे हैं, मुझे लगता है राजीव जी, वो राहुल गांधी जो उनसे बुलवाना चाहते हैं, मोदी जी वही कुछ बोल रहे हैं। यानी अब मोदी जी के पास अपना बोलने का कुछ नहीं है, राहुल गांधी के दबाव में जो है मोदी जी को बोलना पड़ रहा है। और जब मोदी जी अपना मुखार बिंदु खोल रहे हैं, तो जो क्या बोल रहे हैं और क्या नहीं बोलना चाहते हैं समझ में ही नहीं आता है, खुद मोदी जी को, ना भारतीय जनता पार्टी। अब जिस तरीके की सूचनाएं आ रही हैं और जिस तरीके के ये पोस्टर सब जारी हो रहे हैं, ये साफ राजीव जी बताते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की तैयारियां जो है वो किस तरीके की हैं। अब मोदी जी जो है वो राज्यों के चुनाव में जिस तरीके से राष्ट्रीय मुद्दों को लेकर के कूद रहे हैं, और जगह जगह बताने की पहले तो कोशिश की जा रही थी कि मोदी जी यहाँ चुनाव लड़ रहे हैं, मोदी जी सब जगह मुख्यमंत्री बनेंगे। अब कहना शुरू हो गया कि नहीं, मोदी जी ने कमल निशान है, मतलब कमल चेहरा है वहाँ, अब ये कहना शुरू हो गया है। तो ये सारी चीजें जिस तरीके से आ रही है सामने निकल के, ये साफ जाहिर कर रही है कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो गंभीर संकट में है। राजस्थान में राजीव जी आज चुनाव के जो पर्चे थे वो वापस लेने का आज आखिरी दिन था, और वो आखिरी दिन होने के बाद भारतीय जनता पार्टी के लगभग 2 दर्जन बागी जो हैं वो तमाम धमकी, मान मनोवल, खुशामद, उसके बावजूद जो है वो मैदान में डटे हुए हैं और सब जो है मजबूती के साथ चुनाव लड़ रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि जो हिमाचल में स्थिति हुई थी कि मोदी जी खुद फोन करते रहते, भैया पर्चा वापस ले लो परमार साहब को, और परमार साहब ने कहा साहब वो तो बहुत देर हो गई, अब पर्चा वापस नहीं हो सकता। तो यही परिस्थितियां मध्य प्रदेश में भी हैं, यही परिस्थितियां राजस्थान में भी हैं। तो यानी सब जगह अब कोई मोदी जी की बात जो है वो सुनने को तैयार नहीं है उनकी पार्टी के अंदर, और मोदी जी ने अपने पोस्टर जो वो खुद उतरवाना शुरू कर दिए हैं।
तो अब ये भारतीय जनता पार्टी को सोचना है कि 2024 में जब वो जाएगी चुनाव में तो वो किसका पोस्टर लेकर के जाएगी, नड्डा जी का लेकर के जाएगी कि मोदी जी का लेकर के जाएगी। विधानसभा चुनाव में तो आ गए नड्डा जी के पोस्टरों पे, नड्डा जी को लेकर के जा रही है भारतीय जनता पार्टी। तो क्या 24 के चुनाव में भी मोदी जी पोस्टरों पे नहीं होंगे? ऐसा अगर है तो ये सवाल है भारतीय जनता पार्टी के सामने, और अगर ऐसा नहीं है तो फिर मोदी जी को लेकर के आओ भाई वापस पोस्टरों पे। इतनी नाराजगी क्या है मोदी से? ठीक है, मोदी जी 20-22 दिन के लिए घूमने चले गए थे छुट्टी पे, आगे भी प्रधानमंत्री 18 घंटे दिन में भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करते हैं, तो उनका भी मन कर सकता है कभी आराम करने का। 9.5 साल हो गए 18 घंटे काम करते हुए, तो 22 दिन के लिए चले गए थे छुट्टी मनाने के लिए। हालांकि प्रधानमंत्री छुट्टी नहीं लेता है अपने यहाँ, और लेता है तो उसके फिर दूसरा कोई कार्यवाहक प्रधानमंत्री बनता है। 70 सालों में किसी प्रधानमंत्री ने छुट्टी ली ही नहीं है। तो अब ख्याल है कि मोदी जी हैं तो अब वो कुछ भी कर सकते हैं। अगर ले भी ली उन्होंने 22 दिन की छुट्टी तो भाई थोड़ा रहम करो, उनके ऊपर पोस्टरों पे वापस तो लेकर के आओ। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के जो क्षेत्रीय नेता हैं, जो क्षेत्रीय क्षत्रप हैं, उनको भी जो है ये अपील करनी चाहिए नड्डा जी से कि भाई आपका ठीक है, आप राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं तो ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन मोदी जी को भी पोस्टरों में वापस लेकर के आइए, ताकि 3 दिसंबर के बाद जब पोस्टर उतारे जाने की चर्चा हो तो किसके पोस्टर उतरेंगे ये भी साफ हो जाए स्पष्ट रूप से। लेकिन अभी तो लगता है राजीव की वो पहले से तैयारियां जो भारतीय जनता पार्टी ने कर ली है, ऐसा मुझको लगता है जी। भारतीय जनता पार्टी 2 तैयारियों में है। एक तो किसी भी तरह से मोदी जी के नाम पर इस चुनाव को 5 राज्यों में से खासकर जो 3 राज्य हैं हिंदी पट्टी के, जिसमें राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश, इन 5 राज्यों में किसी भी तरह बीजेपी वापस आए और मध्य प्रदेश में रिटेन करे। लेकिन क्या ऐसा संभव है? ताकत झोंके हुए हैं यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और दूसरी तरफ ताकत झोंकी हुई है कांग्रेस पार्टी, मल्लिकार्जुन खड़गे, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी। मुद्दा और मुद्दा विहीन राजनीति, दोनों तरफ से वार पलटवार। लेकिन कांग्रेस को 100 साल तक मत लाने देना। कांग्रेस आएगी तो क्या कुछ हो जाएगा, ये तमाम बातें आज कह रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। एक बार फिर से डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी जी आपके पास आना चाहता हूं। क्या कैसे देखते हैं आप? इंदौर में आप हैं, जरा इंदौर का हाल मुझे बताइए, हम सबको बताइए, क्योंकि कहा जा रहा है कि इंदौर 1 की सीट जो है वो बुरी तरह से फंस चुकी है। क्या सचमुच ऐसा है? और एक साहब जिनको कि टिकट दे दिया गया और वो कह रहे थे कि कहाँ, मैं तो सोचा था कि हेलीकॉप्टर से घूमूंगा, कुछ गाड़ियों से प्रचार करूंगा, और लेकिन अब बेचारे वो फंसे नजर आ रहे हैं। क्या कुछ ऐसा है? सचमुच ऐसा? या आप जिस एरिया में, क्या वो भी इंदौर 1 से आता है क्या? अनम्यूट कर लीजिए प्लीज। मैं जहां हूं वो इंदौर 2 है, और इस इलाके के भी विधायक रह चुके हैं माननीय कैलाश जी। उन्होंने ये नहीं कहा अपने भाषण में कि मैं चाहता था कि मैं हेलीकॉप्टर में घूमूं और मेरा बेटा विधायक बन जाए, उसको टिकट मिले और वो मंत्री बने। हालांकि उनकी मंशा यही रही होगी, लेकिन उनको टिकट मिला तो उनके बेटे को टिकट नहीं मिला, प्रहलाद पटेल को टिकट मिला तो उनके भाई जालम सिंह को टिकट नहीं मिला। तो बीजेपी ने इस तरह से बड़ी चतुराई से अपने उन नेताओं के पर कतर दिए हैं जो अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली या बलशाली मानते थे। अब इंदौर 1 की बात यह है कि इंदौर 1 में जहां कैलाश विजयवर्गीय उम्मीदवार बने हैं, बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव, बंगाल चुनाव लड़ा चुके हैं, हरियाणा में सरकार बना चुके हैं, उनका दावा है, और बंगाल में तो 3 से 70 सीटें तक बढ़ा चुके हैं, 67 सीटें बढ़वा चुके थे वो। अब चिंता यह है कि लोग कह रहे हैं कि ये तो बहुत बड़े नेता हैं और हमारे इलाके में रहते नहीं हैं, और यहाँ जो व्यक्ति रहता है, हमारा उम्मीदवार है, वो कोरोना काल में उसने हमारी बड़ी मदद की, हमारे घरों पे आया, अनाज भिजवाया, दवाइयाँ भिजवाई, ऑक्सीजन का इंतजाम किया, हमारे सुख दुख में साथ आता है। तो अब दिक्कत यह कि यहाँ एक तो इंदौर का नेता है, कैलाश विजयवर्गीय जी के विज्ञापन चल रहे हैं, उसमें बार बार अनाउंसमेंट होता है कि देश के नेता, प्रदेश के नेता कैलाश विजयवर्गीय, हमारे नेता कैलाश विजयवर्गीय। और दूसरी तरफ कांग्रेस के उम्मीदवार कह रहे हैं कि मैं आपका बेटा हूं, नेता नहीं। तो लड़ाई नेता वर्सेस बेटा में हो गई है, और अब लोगों को ये लगने लगा है, पूरे प्रदेश में एक ही विचारधारा लोगों की देखने में आई कि जिस व्यक्ति ने हमारी मदद की, जो हमारे संपर्क में है, जिससे हम कभी भी मिल सकते हैं, वो हमारे लिए ज्यादा उपयोगी है। मोदी जी तो हमारी मदद करने आएंगे नहीं, कुछ परेशानी हुई तो मोदी जी तो हमारा काम करवाएंगे नहीं, बच्चों का एडमिशन करवाएंगे नहीं, हमारे लोकल नेता ही करवाएंगे। तो ये बड़ी परेशानी है, और पूरी ताकत
बीजेपी ने झोंक दी है इंदौर 1 में, और रोज कोई ना कोई केंद्रीय मंत्री आ रहे हैं। यहां तक कि रेलवे विभाग के रेल मंत्री आके घोषणा कर गए कि इंदौर 1 में जहां एक छोटा सा स्टेशन है लक्ष्मीबाई नगर, कह गए कि हम इस स्टेशन को बहुत महान बनाएंगे, बड़ा बनाएंगे। इंदौर में इंटरनेशनल फ्लाइट बहुत उड़ेंगी, उस इलाके में मेडिकल कॉलेज खुलेगा, जबकि इंदौर में ऑलरेडी 3 मेडिकल कॉलेज है ही। तो ये सारी बातें कही जा रही है, लेकिन फंस गई है कुर्सी। और शायद कैलाश विजयवर्गीय जी ने भी नहीं सोचा होगा कि ऐसी स्थिति होगी। यही हाल मैंने अभी नरसिंहपुर में देखा, जहां प्रहलाद पटेल केंद्रीय मंत्री को उम्मीदवार बना दिया गया। हम छिंदवाड़ा में कॉफी पी रहे थे तो वो आए कॉफी हाउस में, इंडियन कॉफी हाउस में, और उनसे काफी बात हुई। उन्होंने कहा नहीं, मेरे भाई ने मेरे लिए सीट छोड़ी है, मुझे यहाँ फंसाया नहीं गया। लेकिन उनकी भी हालत में मुझे बाबुल सुप्रियो इन सबको देखकर याद आते हैं कि किस तरह कलेक्टर को तहसीलदार बना दिया गया, एसपी को थानेदार बना दिया गया। पीएचडी वाले व्यक्ति से कहा गया कि 12वीं की परीक्षा दे दे भाई। तो ऐसा लग रहा है, बड़ा दिलचस्प मामला है। लेकिन जिस तरह की राजनीति के माहिर हैं कैलाश विजयवर्गीय, दिक्कत उनके सामने ये आ रही कि सामने वाला उम्मीदवार भी उस तरह की राजनीति में बहुत माहिर है। कैलाश विजयवर्गीय जितना फंड इकट्ठा कर सकते हैं, उससे ज्यादा फंड उस उम्मीदवार के पास अपने खुद के पास है। जितना कार्यक्रम, जितने संपर्क उस व्यक्ति के अपने क्षेत्र में है। कैलाश विजयवर्गीय तो 10 साल से चुनाव लड़ ही नहीं रहे थे, तो उनके संपर्क इंदौर से कट गए थे, दिल्ली के नेता हो गए थे, तो बड़ी मुश्किल है। लेकिन बीजेपी ने इंदौर को प्रतिष्ठा का प्रश्न बनाया है। इंदौर आमतौर पर आरएसएस का गढ़ रहा है, और यहाँ की 5-6 सीटें आरएसएस के गढ़ के रूप में है, उन्हें जीतना मुश्किल है। लेकिन इंदौर 1 में जो फांस बीजेपी के गले में फंसी है, इसके बहुत सारे सबक है। एक बात तो है कि कैलाश विजयवर्गीय के बेटे का टिकट कट गया है। अब वो भी कह रहे कि मैंने अपना टिकट खुद स्वेच्छा से कटवाया है और दूसरे की मदद कर रहा हूं। तो दिलचस्प मुकाबला है। अभी हम पत्रकारिता में हमें बताया गया कि घोषणाएं नहीं करनी चाहिए कि ये जीतेंगे या हारेंगे, लेकिन चुनाव का नतीजा बड़ा दिलचस्प होगा। राजीव जी, चुनाव का नतीजा दिलचस्प होगा। और क्या फंस चुके हैं यहाँ पर कैलाश विजयवर्गीय। इंदौर 1 की बात हम कर रहे हैं, लेकिन एक छोटा सा और सवाल आपके पास, और फिर आता हूँ प्रशांत टंडन जी, नहीं प्रशांत टंडन जी से पहले स्वामी जी के पास आता हूँ, फिर प्रशांत जी के पास आता हूँ। लेकिन एक छोटा सवाल ये कि क्या कैलाश विजयवर्गीय हों या और तोमर हों या प्रहलाद पटेल हों, ये तमाम जो बड़े कद्दावर नेता, केंद्रीय मंत्री, इतने बड़े बड़े नेता, ये लोग अपने क्षेत्र में फंस चुके हैं क्या? ये बाहर निकल के आते और वहाँ दूसरे जो उनके प्रत्याशी हैं उनकी मदद करते। बड़ा कद्दावर नेता है, 10-10 जगहों पे जाता है, ये सारी बातें होती। लेकिन यहाँ तो खुद अगर ऐसा है तो क्या बीजेपी ने अपने पांव में कुल्हाड़ी मार ली ऐसे लोगों को मैदान में उतार कर? नहीं, बीजेपी ने इन लोगों को एक दांव में फंसा दिया है। जिन 75 सीटों में हारे थे, उन 75 सीटों में बीजेपी ने अपने पुराने दिग्गजों को खड़ा कर दिया। 3 महीने पहले नाम बता दिए। केवल जो 3 केंद्रीय मंत्री और 4 सांसद और 1 महासचिव है, इनमें से केवल 1 सीट है जो बीजेपी की थी, और वो बीजेपी के भाई वहां जीते थे, लेकिन वो बड़े विवादास्पद रहे। और एक बात और मुझे समझ में आती कि मध्य प्रदेश में जितने भी बीजेपी के तमाम बड़े बड़े नेता हैं, उन सब का वरद हस्त है रेत माफिया पर, दूसरे भू माफिया पर, और कुछ नेताओं का तो वरद हस्त है ड्रग्स माफिया पर भी। उन सबके शिष्य ये सारा काम करते हैं, और ये बेपनाह, बे इंतहा, जिसकी सीमा नहीं, इतनी कमाई इन लोगों की है। ये भले ही चुनाव के घोषणा पत्र में अपनी संपत्ति 2 करोड़, 10 करोड़, 20 करोड़ दिखाएं, लेकिन इनकी असली संपत्ति उससे कई गुना ज्यादा है। कुछ नेताओं की तो 100 करोड़ से ज्यादा है। दूसरी बात यह है कि जिस तरीके से बीजेपी चुनाव में धन बल का इस्तेमाल कर रही है, हर रोज अखबारों में पहले पेज के विज्ञापन है। नरेंद्र मोदी की सभा जिस दिन होती है, लगभग रोज ही हो रही है यहाँ तो हर रोज आधे पेज का विज्ञापन उसके लिए स्पेशल। पहले जो अखबार का पहला पन्ना, उसके आधे पेज का विज्ञापन होता है कि आज मोदी जी की सभा यहाँ है। इसके अलावा लोगों को लाने ले जाने की व्यवस्था अलग है। लेकिन मध्य प्रदेश में मोदी जी की जितनी सभाएं हुई, उन सभाओं में भीड़ उनकी अपेक्षा से 1/3
से अधिक कहीं भी नहीं आई। जहां 50,000 लोगों की अपेक्षा थी वहां 8,000 लोग आ रहे हैं, जहां 10,000 लोगों की उम्मीद थी वहां 3,000 लोग आ रहे हैं। ये क्योंकि लोग अब नहीं आना चाहते भाषण सुनने के लिए। दूसरी बात है कि लोग थक गए एक ही एक तरह की भाषा सुनने। जैसे सतना में मोदी जी की सभा में 12-13,000 लोग आए थे, उम्मीद थी कि 50,000 लोग आएंगे, नहीं आ रहे हैं लोग। छतरपुर में 15,000 लोग, उससे अधिक नहीं आए, 50,000 लोगों की भीड़ की संभावना थी। नीमच की सभा बड़ी चर्चित थी, उन्होंने कहा था कि 1 लाख लोग आएंगे, लेकिन 20,000 से ज्यादा लोगों के बैठने का इंतजाम ही नहीं था, तो इतने लोग नहीं आए। तो जिस जगह पर जितनी भीड़ आनी चाहिए उतनी भीड़ मोदी जी के लिए नहीं आ रही। और दूसरे नेता तो नाराज भी हो गए। नड्डा जी इंदौर आए थे, तो जब इंदौर जिले की एक सभा में वो गए तो 150 लोग भी नहीं थे। तो नड्डा जी उम्मीदवार पे बहुत नाराज हुए, बीजेपी के कार्यकर्ताओं पे नाराज हुए, संघ के कार्यकर्ताओं को उन्होंने संस्कृत में श्लोक सुनाए और कहा कि तुम 200-150 लोगों के लिए मुझे बुला रहे हो पार्टी अध्यक्ष को, तो तुम्हारी क्या हैसियत है। यानी लोग नड्डा जी को भी सुनने कौन आएगा, वो तो पार्टी के कार्यकर्ता ही होंगे या पेड वर्कर्स होंगे, लेकिन कोई इनको सुनने के लिए नहीं आना चाहता। तो इससे स्पष्ट है कि इन्हें अपनी हालत समझ में आ रही कि क्या हो सकता है। दूसरी बात है कि राजनीति में कुछ भी हो सकता है। बड़े बड़े दिग्गज, जब अटल बिहारी वाजपेयी हार सकते हैं, संजय गांधी और इंदिरा गांधी हार सकती है, तो इन लोगों को कोई भ्रम नहीं है कि हम जीतेंगे ही। और सबसे बड़ी ग्लानि मुझे लगती है, अगर मैं पढ़ पाता किसी के मन की बात, तो मैं सोचता कितनी मुश्किल है किसी नेता को जो बेचारा लोकसभा चुनाव बार बार जीता है, 5 बार जीता हो, केंद्र में मंत्री बनाया हो, और उससे कहा गया कि जा विधानसभा चुनाव लड़के बता, तो क्या हाल होगा। तो मुझे लगा कि अच्छा ही है कि हम राजनीति में नहीं है, और राजनीति में नहीं है तो बीजेपी की राजनीति में नहीं है। कम से कम हम अपनी बात खुल के कह तो सकते हैं। राजीव जी जी बिल्कुल, बहुत सारी बातें और बहुत शानदार ढंग से आप बता रहे थे। और राजनीति, और उसमें भी बीजेपी की राजनीति में आप नहीं हैं, और सबसे बड़ी चीज़ कि आप पत्रकार हैं, पत्रकारिता कर रहे हैं, लंबा अनुभव है, और हमारे तमाम साथी यहाँ पे पत्रकारिता कर रहे हैं। जरा आना चाहता हूँ, स्वामी जी सुन रहे थे आप तमाम बातें यहाँ डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी जी की, ज़रा आपका नज़रिया इस पर समझना चाहता हूँ, आपके विचार सुनना चाहता हूँ कि कैसे आप देखते हैं। क्या आपको भी लगता है कि चुनाव नहीं बल्कि बीजेपी यहां फंस चुकी है? कहा जाता है ना कि चुनाव फंस गया है, चुनाव फंस गया है, लेकिन यहां पार्टी फंसी हुई दिखाई दे रही है क्या? देखिए राजीव जी, पिछली बार दीपक जी ने एक बात कही, उन्होंने कहा प्रबुद्ध जन बैठे हैं इस पैनल में, तो मैं उन्हें ये बताऊं कि जो सरकार की नीतियां हैं वो समझना बुद्धिजनों का काम नहीं है, प्रबुद्ध जनों का काम नहीं है। इस सरकार ने जब कृषि नीति बनाई और 3 कानून लाए तो किसानों को समझ में नहीं आया कि वो कानून क्या हैं। जब वो ये अग्निवीर कानून लाए तो ये जवानों को और बच्चों को समझ में नहीं आया कि वो कानून किसके लिए है और क्यों है। और जब वो ओल्ड पेंशन स्कीम को उन्होंने लागू नहीं किया, और कांग्रेस की जहां जहां सरकार बनी उन्होंने ओल्ड पेंशन स्कीम लागू कर दिया, सरकारी कर्मचारियों को समझ में नहीं आया कि सरकार की नीति क्या है। तो ये सरकार की नीति समझने के लिए मेरे ख्याल से बुद्धिजीवी होना आवश्यक नहीं है, और जिस चीज की आवश्यकता है वो हम बन नहीं सकते, पहली बात। दूसरी बात यह है कि यह कहा गया राम जन्मभूमि पे इलेक्शन होगा। मैं आपके डीबी लाइव के माध्यम से सरकार से और सत्ता पक्ष से जानना चाहता हूं, राम जन्मभूमि के अंदर जो पुजारी होंगे और जो महंत होंगे और पीठाधीश्वर होंगे, उसमें क्या राजपूत होंगे पुजारी, क्या दलित होंगे, क्या वैश्य समाज के लोग होंगे, क्या कायस्थ होंगे, क्या यादव कुर्मी और जाट होंगे, या केवल ब्राह्मण होंगे। राम जन्मभूमि न्यास जो बना है, जिसके अंदर बड़े बड़े महंत और पीठाधीश्वर बैठे हुए हैं, उसमें कितने दलित हैं, कितने ओबीसी हैं और कितने आदिवासी हैं। क्या इसका मतलब यह है कि राम जन्मभूमि का जो मंदिर बनेगा उसमें ब्राह्मणों के लिए 100% रिजर्वेशन होगा? क्या हिंदुस्तान के मंदिरों में, आप तमिलनाडु की बात छोड़ दीजिए जहां स्टालिन जो है वो पेरियार के समर्थक हैं, क्या इस प्रकार का 100% का रिजर्वेशन मंदिरों के अंदर ब्राह्मणों का होना उचित है? जब हिंदू समाज को आप एकत्रित करना चाहते हैं तो हिंदू समाज के जो बैकवर्ड क्लास है, जो ईबीसी क्लास है, जो ट्राइबल्स हैं, जो SC ST हैं, जो बाकी लोग हैं, उनको मंदिर के अंदर प्रतिनिधित्व क्यों नहीं मिलना चाहिए? 100% रिजर्वेशन क्यों होना चाहिए? तो इसलिए दीपक जी,
बुद्धिजनों को इतनी शक्ति नहीं है और ना उनकी नीतियां प्रबुद्ध लोगों को समझ में आएंगी। उसके लिए जो आवश्यक है, उसके लिए एंटायर पॉलिटिकल साइंस की डिग्री की आवश्यकता है, जो न मेरे पास है, न पैनल में बैठे किसी और के पास है। जी, एंटायर पॉलिटिकल साइंस की डिग्री, खैर अब हम लोग पढ़ चुके हैं, अब फिर से पढ़ाई में मत भेजिए, नहीं चाहते हैं। जो कुछ ऐसे ही बहुत कुछ पढ़ना होता है प्रोग्राम करने के लिए, पत्रकारिता करने के लिए, रोज़मर्रा के लिए, तो इसलिए अब डिग्री की ज़रूरत नहीं है। ये जो है इसी को आगे बढ़ाएं, ज़्यादा अच्छा है। लेकिन जो बात आप कह रहे हैं बहुत महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं। इस देश की जनता को ये समझना होगा। बहुत सारे ऐसे वीडियो वायरल होते हैं जिसको देखकर बहुत तकलीफ़ होती है कि हमारे देश के युवा आखिर किस दिशा में जा रहे हैं, और ये बहुत तकलीफ़दायक है। और ऐसी दिशा में, यानी कि भटकने, युवा अगर भटकते हैं, सही दिशा में नहीं जाते हैं, तो आप समझ लीजिए कि देश, जहां मोदी जी कहते थे कि 60% आबादी जो है हमारे देश की युवाओं की है, और 60% आबादी में से अगर मैक्सिमम को आप किसी और दिशा में भटका दें, तो आखिर आने वाले वक्त में हमारा देश किधर जाएगा? ये गंभीर सवाल है। आना चाहता हूं प्रशांत टंडन जी आपके पास। आप कैसे देखते हैं प्रशांत जी? अब क्लोजिंग की ओर बढ़ते हैं, आपके पास आता हूं, फिर जयशंकर जी के पास आकर क्लोज करते हैं इस कार्यक्रम को। और हमेशा की तरह हमारे दोनों साथी, इनके पास एक ही बार आ पाता हूं, डॉक्टर दीपक पाचपोर जी और अमलिंदु उपाध्याय जी के पास, लेकिन चाहता हूं कि सब लोग अपनी अपनी बात रखें। प्रशांत टंडन जी, कैसे देखा जाए जो हम कह रहे हैं? ज़रा इसकी गंभीरता को मैं यहाँ लाना चाहता हूँ। हम लोग गंभीर बातें कर भी रहे हैं कि अब यहाँ से 2019 का ये चुनाव नहीं है। ये तो माना जाए ना कि ये 2019 का, 2024 की बात मैं कर रहा हूँ, 2024 का चुनाव जो होगा वो 2019 का चुनाव नहीं है, या 2018 का जो चुनाव था 5 राज्यों का, वो चुनाव ये 2023 का नहीं है। ये माना जाए ना? बिल्कुल। और राजीव जी, उसके पहले, क्योंकि जो आपने चर्चा की कि एक युवा का वायरल वीडियो हम सब ने देखा और पूरे देश में उसका मजाक उड़ रहा है। वो एक ऐसा युवा जो समर्थक है मोदी साहब का, उसको भारत की आज़ादी का इतिहास नहीं मालूम है। वो अपने आप को दावा कर रहा है कि वो बीए में पढ़ता है, और बीए में अपने सब्जेक्ट उसको नहीं मालूम है, किन विषय में वो बीए कर रहा है वो भी नहीं मालूम है उसको, और अत्यंत मूर्खतापूर्ण बातें वो व्हाट्सएप से पढ़कर कर रहा है। ये मोदी साहब ने किया है कि एक ऐसी मूर्खों की फौज बनाई है जिनका देश भर में मजाक उड़ रहा है। और ये क्या करेगा युवा? मतलब ये क्या, कौन सी नौकरी करेगा, कौन सा इम्तिहान पास कर लेगा? और फिर ऐसे ही लोग अपराधों में जाते हैं, ऐसे ही लोग समाज में एक बहुत ही नेगेटिव रोल प्ले करते हैं, दंगे करते हैं। ये इस तरीके के लोग इस तरीके की काम करते हैं, सोशल मीडिया में आके ट्रोल करते हैं लोगों को। और ये बड़े अफसोसनाक बात है कि भारत का प्रधानमंत्री पढ़ने के लिए, उज्जवल भविष्य के लिए, नौकरियों के लिए, कुछ अच्छा करने के लिए प्रेरित नहीं कर पा रहा है। उनके जो प्रेरणा से मिले हुए लोग हैं वो इस प्रकार की बातें करते हैं कि जो महात्मा गांधी को, नेहरू को और सुभाष चंद्र बोस और भगत सिंह के महत्व को ही नहीं जानते। ऐसे युवा इस देश का क्या करेंगे? दूसरी बात की देखिए, जो 2024 का चुनाव है, या आपने अभी विधानसभा के 18 और 23 के चुनाव की तुलना की, एकदम वाजिब तुलना है। और जैसा जयशंकर जी कह चुके हैं, 2019 में जो हुआ वो 2024 में नहीं होगा। बहुत सी बातें पब्लिक प्लेटफॉर्म पे यहाँ पे हम लोग नहीं बात कर सकते, लेकिन 2019 में जो हो गया उसकी स्वीकार्यता या उसका गो अहेड या उसकी मदद जिस तरीके से सिस्टम के अंदर से आ गई थी, अब वो नहीं आएगी। इस बात की मैं मुझे बहुत इस बात का विश्वास है कि इस इलेक्शन में 2024 के लिए सिस्टम के अंदर से वैसा सपोर्ट नहीं मिलेगा कि जो मर्जी आए वो कर लो चुनाव जीतने के लिए। तो मोदी साहब को 2024 का चुनाव
वास्तविकता के आधार पर जमीन पे जो हो रहा है, जातिवार जनगणना के आधार पर, नौकरियों के आधार पर, आरक्षण के सवाल पर, इन सवालों पे, महंगाई के सवाल पर, सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन के सवाल पर, जुमलों के सवाल पर लड़ना पड़ेगा। ये कोई अब ऐसा कुछ नहीं हो सकता है कि आपने कुछ कर दिया और वो एकदम से हवा बदल गई और विपक्ष जो है वो वॉकओवर देने को मजबूर हो गया। 2024 में ये नहीं होने जा रहा है। और 2024 में एक बात और होने जा रही है राजीव जी, 3 दिसंबर के बाद, अभी आप देखिए चुनाव के पहले कैलाश विजयवर्गीय जो वहाँ आए, जिनकी चर्चा हो रही थी, वो हेलीकॉप्टर पे उड़ने की ख्वाहिश से पहुंचे थे मध्य प्रदेश और उनको चुनाव लड़ने को कह दिया गया। वो गुस्सा जाहिर कर रहे थे अपना। ये जो तमाम लोगों के राजनीतिक करियर चौपट किए जा रहे हैं बीजेपी में, मैं विपक्ष की बात नहीं कर रहा हूँ, मोदी साहब को चुनौती तो आने वाली है बीजेपी के अंदर से। आज आपने अगर शिवराज सिंह चौहान को, रमन सिंह को, वसुंधरा राजे को, कैलाश विजयवर्गीय को, तोमर साहब को विधानसभा के चुनाव लड़वा के मजबूर किया या उनको किनारे कर दिया, प्रोविजन में बैठा दिया, जो लोग अभी कुर्सी में बैठे हुए हैं मुख्यमंत्री पद पे, वो इसको देख रहे हैं कि कल ये हमारे साथ भी होगा। और जब ये चुनाव के नतीजे आएंगे और ये तमाम मंत्री और सांसद हारेंगे चुनाव, उसके बाद ये दबाव बनाएंगे 2024 के लिए, अंदर बहुत हड़कंप मचने वाला है। तो मोदी साहब का बड़ा परिश्रम, बड़ी एनर्जी, बड़ा वक्त अंदर की चीजों को ढकने में जाएगा। ये इश्तिहार में 5-0 मान लीजिए हो जाता है, जिसके की संकेत हैं 3 दिसंबर को, तो नड्डा जी की फोटो लगाकर या टीवी मीडिया में नड्डा जी का फोटो लगाकर आप बच नहीं पाएंगे। ये मतलब जिसको कहते हैं ना कि एलिफेंट इन द रूम, आप उससे नकार नहीं पाएंगे इतनी बड़ी सच्चाई से कि आप ढोल लेकर 5 राज्यों में गए, 5 में तो नहीं गए, मिजोरम में नहीं गए, और उसके बाद भी अगर आप चुनाव में उस ढंग से परफॉर्म नहीं कर पाते हैं तो इसकी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। और इस बार इतना आसान नहीं होगा राजीव जी। जी बिल्कुल, इतना आसान नहीं होगा ये चुनाव। 5 राज्यों के चुनाव में से एक राज्य का चुनाव खत्म हो चुका है और मतदान छत्तीसगढ़ में भी 20 सीटों के संपन्न करवाए जा चुके हैं, लेकिन उसके अलावा अभी 3 फेज के मतदान बाकी हैं। 17 तारीख, 25 तारीख और 30 तारीख को मतदान होना है इसी महीने, और 3 दिसंबर को रिजल्ट है। 3 दिसंबर के बाद 4 दिसंबर से संसद का शीतकालीन सत्र शुरू हो रहा है। ये जानकारी आप लोग तो शायद आप लोगों के पास होगी ही। तो और महुआ मोइत्रा का आप नाम ले ही रहे थे, वो महुआ मोइत्रा क्या संसद के शीतकालीन सत्र में भाग ले पाएंगे, ये भी बड़ा सवाल है। लेकिन चलिए, यहाँ महुआ मोइत्रा की हम बात नहीं कर रहे हैं, हम बात चुनाव की कर रहे हैं। और चुनाव में 3 दिसंबर को जो कुछ भी आए, जो भी रिजल्ट आए, लेकिन उससे पहले क्या जयशंकर गुप्त जी एक मुश्किल परीक्षा से गुजर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ये माना जाए अगर रिजल्ट 3 दिसंबर को उनके मन मुआफिक आ जाता है तो सही है, नहीं आता है तो क्या ये कितनी मुश्किल घड़ी है आज की तारीख में। नरेंद्र मोदी, मोदी मोदी, घर घर मोदी, घर घर मोदी जो चलता था वो सब क्या किनारे जा चुका है या चला जाएगा 3 दिसंबर को अगर इनके हिसाब से रिजल्ट नहीं आया तो? बातें सुन रहे थे हम लोग, जाहिर सी बात है कि मोदी जी को सुनना कोई नहीं चाहता है। सभाओं में जिस ढंग से भीड़ कम हो रही है, या हमने देखा बहुत सारे वीडियोज देखे हैं, सोशल मीडिया पर भी देखे हैं कि जब वो भाषण करना शुरू करते हैं तो लोग उठ करके जाना शुरू कर देते हैं और बाहर निकलने के बाद एडवर्स कमेंट करते हैं, प्रतिकूल टिप्पणियां करते हैं लोग। कुछ लोग बताते हैं कि उनको कैसे लाया गया था, क्या कह करके लाया गया था, क्या दे करके लाया गया था। बात दरअसल यह है कि मोदी जी 9 साल प्रधानमंत्री रह चुके हैं, 9 साल रह चुके हैं प्रधानमंत्री, लेकिन उनके पास कोई सपना नहीं है, कोई दृष्टि नहीं है, कोई नई बात नहीं है, कोई उनके भाषणों में कोई नयापन नहीं है। घूम फिर करके वही कांग्रेस कांग्रेस कांग्रेस, मतलब जितनी बार वो कांग्रेस का नाम लेते हैं उतनी बार भाजपा का नाम नहीं लेते होंगे और भाजपा सरकार की उपलब्धियां बताते नहीं होंगे। अब जैसे मध्य प्रदेश में अब वो कह रहे थे कि साहब कांग्रेस ने यहाँ पे कोई काम ही नहीं किया,
इसलिए विकास नहीं हो सका, अब हम आएंगे विकास करेंगे। अरे भाई, इतनी जानकारी तो आपको रखना ही चाहिए कि 15-20 साल से तो वहां भाजपा की ही सरकारें हैं, उनकी अपनी सरकार है। आपने क्या किया ये तो बताना चाहिए कि 15-20 साल में हमारी सरकारों ने क्या किया, हमारे मुख्यमंत्रियों ने क्या किया। उमा भारती जब आई थी, मुझे लगता है वही बिजली सड़क पानी बीएसपी का नारा दिया था। मैं उमा भारती को उस समय के रैलियों को मैंने बहुत सारा कवर भी किया था, बीएसपी ही नारा था। और आज आप कह रहे हैं, मोदी जी कह रहे हैं कि साहब बिजली पानी सड़क इसलिए नहीं बन पाया क्योंकि कांग्रेस ने दिशा में कोई काम ही नहीं किया। भाई, आपके मुख्यमंत्रियों ने क्या काम किया? तो एक तो या तो उनके पास जानकारी नहीं रहती है, या फिर वो हवा में बोलते हैं, जुमला उछालते रहते हैं, लोग सोचते हैं तालियां पीटेंगे, क्योंकि उनके लोग सामने बैठे रहते हैं सामने की कतारों पे, तो वो टीवी पर देखने में अच्छा लग जाता है। इसके अलावा कोई बात नहीं है। दूसरी बात यह है, जैसा आपने जो पोस्टर दिखाया था कि जिसमें मोदी जी के चेहरे गायब है, चाहे मध्य प्रदेश में हो चाहे छत्तीसगढ़ में हो, तो इसका मतलब कि इन दोनों राज्यों में इन लोगों ने मान ली है कि कांग्रेस वहां जीत रही है और बीजेपी बुरी तरह से हार रही है। ये वही करते हैं, वो धीरे से अपने को विड्रा करते हैं। जिन राज्यों में लगता है कि बीजेपी हार रही है बुरी तरह से, वहां से अमित शाह जी और नरेंद्र मोदी जी की तस्वीरें, उनकी उपस्थिति और कम हो जाती है, और उसकी चर्चा भी कम होने शुरू हो जाती है। और कहा जाता है कि भाई जीत गए तो श्रेय हमारा है, हमारी वजह से पूरा जीत रहे, हमारी छवि है, हमने जो काम किया उसे जीत रहे हैं, हमारी रणनीति, हम तो चाणक्य के अवतार हैं। और जब हार जाते हैं तो पता लगा स्थानीय लोग जिम्मेदार हैं, लोकल नेतृत्व ने कुछ किया नहीं, मुख्यमंत्री ने कुछ किया नहीं, इसलिए अब नड्डा जी को फंसा रहे हैं। नड्डा जी बेचारे 3 न 13 उनकी तस्वीर लगा करके बीच में लग रहा कि वही इस बारात के दूल्हा हैं। तो एक तो ये चीज है। दूसरी बात किसी हमारे साथी ने कही थी कि मोदी जी अपने साथ जो है स्थानीय नेताओं को नहीं ले जा रहे हैं, उनको नहीं बुलवा रहे हैं, उनसे नहीं करवा रहे हैं। लेकिन ये इतिहास में पहली बार शायद हुआ है कि किसी राज्य के मुख्यमंत्री ने, सत्तारूढ़ राजनीति के मुख्यमंत्री ने मना कर दिया हो कि हम प्रधानमंत्री के साथ मंच शेयर नहीं करेंगे। आप स्थानीय नेताओं को ले जाए न ले जाए आपकी मर्जी है, लेकिन किसी राज्य के मुख्यमंत्री जो राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के मुख्यमंत्री हैं, मिजो नेशनल फ्रंट के जोरामथंगा साहब, वो कह रहे हैं कि हम प्रधानमंत्री जी के साथ मंच शेयर नहीं कर रहे हैं। ये इतिहास के साथ पहली ऐसी घटना होगी कि सत्तारूढ़ राजनीति का मुख्यमंत्री अपने देश के प्रधानमंत्री से कह रहा हो, और प्रधानमंत्री हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं। चलो ठीक है, मिजो नेशनल फ्रंट के मंच पे आप मत जाते, आप बीजेपी का वहां मंच लगाते, लेकिन आपकी हिम्मत नहीं पड़ रही है कि आप मिजोरम में जाकर के अपनी सभा कर सके, क्योंकि आप मणिपुर बगल में नहीं गए। मणिपुर और मिजोरम जुड़ा हुआ है, एक समस्याएं भी एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। तो मुझे तो लगता है कि मिजोरम में शायद खाता भी इस बार खुलने वाला नहीं है, ऐसे भी नहीं खुलता, लेकिन इन परिस्थितियों में तो वो भी दिक्कत हो गई है। दूसरी बात, एक जो बात हो रही थी बार बार जो आ रही थी, भारतीय जनता पार्टी ने एक नई राजनीति प्रयोग शुरू किया है, जो केंद्रीय मंत्रियों सांसदों को विधानसभा का चुनाव लड़ाने का। यानी अब विधानसभा के जो विधायक रहे हैं या राज्य सरकार में जो मंत्री रहे हैं, उनसे कहा जाएगा कि अब तुम ग्राम पंचायत का चुनाव लड़ो, ब्लॉक प्रमुख का चुनाव लड़ो। अब ये हालत ये आ गई है। आप सोचिए, कल्पनातीत, मतलब संपादक जिसे कहो कि आप उप संपादकीय का काम करिए, जाइए अब रिपोर्टिंग कीजिए, लोकल रिपोर्टिंग करिए, म्यूनिसिपैलिटी कवर करके आइए, मतलब ये हालत हो गई है। दूसरी बात यह है कि मतलब ये तो बुद्धि का दिवालियापन, राजनीतिक रणनीति का दिवालियापन कहा जा सकता है, क्योंकि जो सांसद होते हैं, जो संसद का चुनाव, लोकसभा का चुनाव जीतते हैं, वो अपने नेता के पक्ष में लहर चलती है तो जीत जाते हैं, उनके खिलाफ लहर चलती है तो हार जाते हैं। वो विधानसभा क्षेत्रों में तो उनका कोई खास दखल नहीं होता है, क्योंकि लोकसभा का क्षेत्र बहुत बड़ा होता है, तो सबको जानते पहचानते भी नहीं है। उनका एजेंट के रूप में काम तो विधायक करता है, या विधानसभा का जो चुनाव हार गया होता नेता वो करता है, उसके भरोसे चुनाव लड़ते हैं। अब उनकी जगह आप चुनाव लड़ने लग गए, तो जो विधायक रहा है वहां पे, या जो विधानसभा का चुनाव पिछले चुनाव में हार गया होगा, अब उसके लिए तो कोई भविष्य नहीं है वो पंचायत का चुनाव लड़ने के अलावा। तो वो सोचेगा कि भाई ये सांसद महोदय को विदा करो, पहले इनको यहां से हराओ, निपटाओ, नहीं तो हमारा भविष्य ही खत्म हो जाएगा। पता नहीं किसने सुझाव दिया था मोदी जी को और अमित शाह जी को, लेकिन जो भी इनके दिमाग में रहा हो, ये बहुत बुमराह करने वाली रणनीति है। प्रहलाद पटेल हो चाहे नरेंद्र सिंह, और नरेंद्र सिंह तोमर जी चुनाव लड़े और पता लगा उनके बेटे का वीडियो वायरल हो गया कि कितने करोड़ रुपए का सौदा कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, उसके बारे में कोई चर्चा ही नहीं हो रही है। ना तो भारतीय जनता पार्टी तो भ्रष्टाचार पे 0 टॉलरेंस की बात करती है, तो उस समय उनको कर देना चाहिए, लेकिन गजब है भाई। इसी तरह से दूसरी जो बात आई थी कि एक इनके पास मुद्दा बन रहा है कि राम जन्मभूमि का मंदिर का, चूंकि मंदिर इन्होंने क्लेम कर रहे हैं कि हमने मंदिर बनवाया,
जो मंदिर बनवाएंगे उनको हम फिर से लाएंगे, इस तरह का नारा चलाने की बात कर रहे हैं। आप याद, जैसे हमने बताया ना कांग्रेस ने जो किया था, अब इनका सुन लीजिए मेरे मुंह से। सुषमा स्वराज जी ने कहा था उस समय कि राम जन्मभूमि का मुद्दा हमारे लिए बैंक का एक बेरर चेक है, और बेरर चेक एक बार भुन जाता है तो बार बार नहीं भुना जाता है। ठीक, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से निकले हुए प्रचारक थे कुशाभाऊ ठाकरे जी, उन्होंने मुझे जयशंकर गुप्त को इंटरव्यू में कहा था, हिंदुस्तान अखबार में वो इंटरव्यू छपा था। जब हमने पूछा तो उन्होंने कहा कि भाई नदी पार करने के लिए एक नाव की जरूरत होती है, और नदी पार करने के बाद क्या जरूरी है कि नाव को कंधे पर लेके चला जाए, बाहर सड़क पर चला जाए। और ये जो महामहिम हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, इन्होंने क्या कहा था, इन्होंने कहा कि भाई ये राम जन्मभूमि का मुद्दा जो है चुनाव में ताश के पत्ते की तरह से है कि हमने तुर्क का पता चल दिया, बार बार थोड़ा चलेगा वो। तो ये इनका कमिटमेंट रहा है राम जन्मभूमि के नाम पे। जो आज कांग्रेस पे दोषारोपण करते हैं कि कांग्रेस के लोग राम का अस्तित्व झुठलाते थे, इन्होंने कितना मजाक बना के रखा है राम जन्मभूमि मंदिर के इशू को। उसके लिए जितना नफरत का माहौल पैदा करना हुआ, राम के नाम पर जितना नफरत फैलाई जा सकती थी, वो एक सारा काम किया इन्होंने। लेकिन राम के प्रति कोई कमिटमेंट, आज राम के राज्य में उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री हैं, गोरखनाथ पीठ के मुख्यमंत्री हैं, काशी हिंदू विश्वविद्यालय में एक बच्ची के साथ छेड़खानी होती है, अब पता लगा कि नहीं उसके साथ सामूहिक बलात्कार हुआ है, और अभी तक एक भी अपराधी पकड़ा नहीं गया है। इससे बड़े शर्म की बात और क्या हो सकती है राम का नाम लेने वालों के लिए। लेकिन ये लोग कुछ बातें नहीं करेंगे। उत्तर प्रदेश में पूरी तरह से, मध्य प्रदेश में लड़कियों की इज्जत आबरू खतरे में पड़ी हुई है, रोज बलात्कार की घटनाएं हो रही हैं, रोज बलात्कार के बाद हत्या की घटनाएं हो रही हैं, लेकिन कहीं कोई सुनने वाला नहीं है। तो ये सारी बातों का कहीं ना कहीं जनता हिसाब करेगी, 2023 में भी हिसाब करेगी, 2024 में भी हिसाब करेगी। इसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के नेतृत्व में बहुत बौखलाहट है। और यह भी सुनने में आ रहा है कि अगर ये 5 राज्यों में 5/0 अगर हो गया भाजपा के लिए, तो हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर खाने, खासतौर से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की तरफ से दबाव पड़ेगा कि मोदी जी, आपकी उम्र भी 75-75 होने जा रही है, आप भी कृपा करके अब थोड़ा सा आडवाणी जी की तरह आराम करिए, बहुत काम कर लिया आपने। तो ये संभव है, जैसा प्रशांत कह रहे थे, मैं उसको थोड़ा एलोबरेट करके कह दे रहा हूं कि कहीं ना कहीं ये बातें अंदर से उठने लग गई हैं कि अब वो तुरुप का पत्ता नहीं रहे कि उनके नाम पे लोग वोट देना शुरू कर दें, भीड़ जमा हो जाए, सुनने के लिए लोग लाखों की संख्या में पहुंच जाएं। क्योंकि बोलने के लिए कुछ नया नहीं है, कोई सपना आपके पास है नहीं, पढ़ाई लिखाई उस ढंग से कुछ नहीं है। एंटायर पॉलिटिकल साइंस के अलावे जो है देश की समस्याओं के बारे में, बेरोजगारी की समस्याओं में, ये महंगाई हो या विदेश नीति को लेकर के आपके पास कुछ भी नया नहीं है जिसको आप लोगों को परोस सकें, लोगों को सपना दिखा सकें कि भाई 9 साल हो गया, मेरा 10 साल पूरा होने जा रहा है, अगले बार अगर हम आएंगे, हालांकि वो तो खुद कहते हैं कि हम ही आएंगे, लेकिन अगर हम आएंगे तो क्या करेंगे, ये उनके पास कोई सपना नहीं बताने के लिए है। जी राजीव जी। जी बिल्कुल, कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे थे कि जब मैं तीसरी बार आऊंगा तो देश को आर्थिक रूप से यानी कि तीसरे पोजीशन पर ले आऊंगा। कल ही कह रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, तो उनको तो लगता ही है कि तीसरी बार भी वही आ रहे हैं। लेकिन बड़ा सवाल है, क्या तीसरी बार आ रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी? जरा सोचिएगा। इस कार्यक्रम को यहीं समाप्त करने की इजाजत चाहता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूं हमारे तमाम साथियों को। जयशंकर गुप्ता जी बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी जी, प्रशांत टंडन जी, डॉक्टर दीपक पाचपोर जी, अमलेंदु उपाध्याय जी, और साथ में जुड़े थे 2 और साथी, प्रेम कुमार जी जुड़े थे और प्रोफेसर अखिल स्वामी जी जुड़े थे। आप सबका भी बहुत शुक्रिया। और आप तमाम साथी जो हमारे साथ बने हुए हैं, अपनी बात, अपने विचार कमेंट बॉक्स के जरिए लिख रहे हैं, आप सबका भी बहुत बहुत शुक्रिया। राम नारायण मेघवाल जी लिख रहे हैं कि पोस्टर में नड्डा जी बड़ा फोटो होना चाहिए और मोदी का गायब होना निश्चित बीजेपी की हार बता रहा है। मोहम्मद जफर भी हमारे साथ हैं, परिधि पांडे हैं, एंड्रयू सी हैं, गुड इवनिंग कह रहे हैं एंड्रयू, और गुड इवनिंग।